जी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभिवादन। लंबे इंट्रोडक्शन के लिए माफ़ी, मगर ज़रूरी था कि आपसे इस बारे में बात की जाए। और मुझे क्या लगता है, जो हो रहा है आपके सामने है। जो खमनई साहब थे, खमनई साहब, ज़ाहिर है आपने पूछा कृतिका, वो जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं। मैंने आपको दिखाई दिया ये, विजुअल्स भी आ गए उसके। 40 दिन का वहाँ पे नेशनल मॉर्निंग जो है वो शोक अनाउंस कर दिया गया है। ये सब कुछ अपनी जगह पर सही है। आपको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप अभय भाई। मगर मित्रों, ये मामला यहाँ रुकने नहीं जा रहा है और मैं देख ये रहा हूँ कि ये चीज़ें जा कहाँ रही हैं। एक बात, दूसरी बात, हमको समझने की ज़रूरत क्या है? समझने की ज़रूरत ये भी है कि दरअसल ओरिजिनल प्लान क्या है? मतलब आप ये सब कुछ संभव है, ये कि आप यहाँ पर ये सारी मार-काट मचा लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी तो कोई होना चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे बात होनी चाहिए। मज़े की बात क्या है कि हमने इस बात को लगभग 2 महीने पहले, करीब नवंबर-दिसंबर में, जब ये अमेरिका की जो नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो है, स्ट्रेटजी जो आई थी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उस समय पर मैंने आपसे इस बारे में ज़िक्र किया था। और बाकायदा आज मैं उसको रेफ़रेंस भी आपको दूँगा कि क्या बातें हुई थी उस टाइम पर, जो मैंने आपसे बात बात की थी उस समय पे। आइए, हम ज़रा अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। पहले मैं इस ये तो इसलिए इसीलिए मुझे लगा ये लंबा इंट्रोडक्शन आपके लिए थोड़ा-सा शायद मुश्किल लगे, लेकिन ज़रूरी है। अयतुल्लाह ख़ोमेनी, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, वो 28 फरवरी जो निकल गई 2026 को तेहरान पर अमेरिका और इज़राइल का जो ये संयुक्त अटैक हुआ, उनमें मारे गए। जब कल रात को, देर रात को जब उनकी खबर आई, तब तक बताया गया था कि लगभग 15 घंटे, उनको 12-15 घंटे हो चुके थे मारे हुए। दैट मीन्स ये कि जो तेहरान ने शुरू में खबर दी कि उनको पहले हमले के साथ ही निकाल दिया गया तेहरान से बाहर, एक्चुअली सच्चाई ये है कि जो डेथ की टाइम देखकर नज़र आता है कि वो उसी वक़्त मारे गए। पहले हमले में ही वो मारे गए हैं। तभी 12-15 घंटे जो बताए गए उनकी मौत के, पूरे हो सकते थे उस वक़्त रात को जिस समय ये खबर आई। मैं करीब डेढ़ बजे तक तो हम लोग व्लॉग कर रहे थे, और मैं जब सोया हूँ उससे कुछ पहले ही करीब ढाई बजे के आस-पास खबर आई थी। तो उनमें क्या हुआ था, शुरू में उनके कार्यालय के परिसर को निशाना बनाया गया, और ये सारी की सारी बातें जो हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इसकी पुष्टि कर चुके हैं, और जो ईरानी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वो भी इसकी पुष्टि कर चुकी हैं। अ, ईरान ने किया क्या? ईरान ने जो ख़amenei की मौत हुई है, उसके बाद 40 दिनों का शोक अनाउंस किया है। ईरान द्वारा जो वहाँ पर इज़राइल और अमेरिकी जो मिसाइल के हमले हैं, वो अभी भी जारी हैं, और साथ ही तेहरान में जो विस्फोट हैं, जो संचार व्यवस्थाएँ हैं, उनमें अब बाधा की खबरें आ रही हैं। तीसरी बात, हमलों से पहले ही आप देखेंगे विरोध प्रदर्शन का सिलसिला बढ़ रहा था, आर्थिक संकट बढ़ रहा था, और आर्थिक संकट की जब बात की जाए, तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि जो वो अपने क्या नाम है इनका? उनके जो ट्रेज़री सेक्रेटरी साहब जो हैं, वो पहले ही ये मान चुके हैं कि ये क्राइसिस उनकी देन है। उन्होंने जानबूझकर ये करवाया था वहाँ क्राइसिस, ताकि लोग बाहर सड़क पर आएँ और प्रोटेस्ट शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल की खबरें हैं दोस्तों, वो ये कि ईरान में जो आईआरजीसी है, उसकी पकड़ वैसी की वैसी मजबूत है, और अभी तक किसी भी उत्तराधिकारी की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराधिकारी अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ है। जो ईरान का सर्वोच्च, जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है, उसने अभी तक कोई उत्तराधिकारी अनाउंस नहीं किया है। अगले सर्वोच्च नेता के लिए 2026 में किसी भी कोई कोई चुनाव की उम्मीद है कि भई किसी न किसी को अनाउंस किया भी किया जाएगा जल्दी से। संभावित जो उम्मीदवार हैं, उनमें ख़amenei के जो बेटे हैं, मुस्तफ़ा ख़amenei, मुस्तफ़ा ख़amenei जो है, उनकी उम्मीद की जा सकती है, या उनके जो असिस्टेंट रहे हैं सादिक लरज़ानी एक और कैंडिडेट है, और तीसरे कैंडिडेट हैं मोहसिन अराकी, या ये कहें कि हसन खुमानी। इस किस्म के जो 4 लोग हैं, जो इसमें शामिल हैं। अयतुल्लाह ख़ुमैनी के पोते हैं ये, हसन ख़ुमैनी जो है, ये अयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के पोते हैं। नाउ देखिए, मैं इस बात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ। ये हमला हो गया, मारे गए, सब ठीक। पर फिर जो मैंने आपस में बात कही, ऑब्जेक्टिव क्या है? माना ये जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स के बीच में बात आ रही है निकल कर, बहुत से लोग ये बात अब कर रहे हैं कि दरअसल ये लड़ाई ईरान पर है ही नहीं। जो चोट ईरान पर की गई है, ये बिलियर्ड का खेल है कि किसी गेंद को मारा जा रहा है, लेकिन निशाना ये किसी और गेंद का है, जिसको ये गेंद मारेगी। काइंडली मेरी बात को कॉन्स्पिरेसी मत समझिएगा, और सोचने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश क्या की जा रही है? ईरान को आप मारेंगे। इससे पहले आप क्या कर चुके हैं? वेनेजुएला को खत्म कर चुके हैं।
अब जरा सोचिए टारगेट कौन है? अगर दुनिया में इन 2 देशों को कोलैप्स करने से किसी एक देश को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो देश कौन-सा है? चाइना। चाइना की तेल का जो खरीद है, उसका अब बेड़ा गर्क हो गया है। क्यों? वेनेजुएला से आता था, कब्ज़ा हो गया, नहीं आएगा। ईरान से आता था, मेजॉरिटी में आता था, और ईरान से उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी उसको फ़ायदा था, उसको अपनी युआन को इंटरनेशनलाइज़ करने में भी फ़ायदा था, जो करेंसी की डील्स थी उनकी बहुत अच्छी चल रही थी। सो बेसिकली ईरान वाज़ इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। हेंस आपने देखा जो ईरान को सपोर्ट दी जा रही थी, या कौन जाने आज भी पीछे से कोई सपोर्ट आ रही हो आईआरजीसी को, वो सिलसिले ईरान के चल रहे थे। लेकिन इसका जो रियल टारगेट आपको नज़र आता है, और बाय द वे ये उस लाइन में है जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी अमेरिका की, उसकी लाइन में है। अगर आपको याद हो वहाँ भी ये कहा गया था कि चाइना इज़ द मेन एनिमी। तो अ, और फिर आप पिछले दिनों की जो गड़बड़ हुई है, पिछले दिनों की जो भगदड़ मची है, पिछले दिनों में जो मोदी जी इज़राइल में थे, हुँ? वहाँ से आ रहे हैं। एक शब्द नहीं है, नॉट अ वर्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईरान, या क्या होने जा रहा है, क्या नहीं। वो कंसर्न है, चिंता है वाली बात अलग है ना? दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग लार्जर देन व्हाट इज़ विज़िबल। जो आपके सामने आ रहा है उससे कुछ बड़ा जो हो रहा है। इसके मायने कुछ और हैं। सो बेसिकली क्या है, ईरान जो है वो चीन का सबसे मेन तेल का आपूर्तिकर्ता रहा है, उसको सप्लायर रहा है। उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उन्होंने जब ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाया, तो फिर आप ये देखिए कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको भी कहीं चोट लगी। और इस सब मिडल ईस्ट में जो इम्पैक्ट है चाइना का, जो इम्पै जो 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 चाइना जो अपना असर डालता है मिडल ईस्ट में, वो भी कहीं कमज़ोर पड़ जाता है इमीडिएटली। सो आप पाएँगे कि ये बात इतनी सी नहीं है जितनी नज़र आ रही है। चीन ने हमलों पर जो है अपनी चिंता जताई, हुँ? और संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में ये कहा कि रेड लाइन्स को पार ना किया जाए। रेड लाइन्स कौन-सी हैं? अगर चाइना ये कह रहा है यूएन में कि भाई रेड लाइन्स को पार ना किया जाए, तो सवाल ये है कि रेड लाइन्स है कौन-सी? और वो रेड लाइन्स किसने लगाई? रेड लाइन्स किसने बनाई? किसकी है रेड लाइन वो? और साथ ही उन्होंने माँग की है कि भई सीज़ फायर तुरंत किया जाए। याद रहे, बीजिंग क्या करता रहा है? बीजिंग ईरान से सस्ता तेल खरीदता रहा है। दूसरा सप्लायर कौन बना? रशिया। अपन उसमें भी आते हैं। तो अब क्या हो रहा है? और से सेकंडली कि अब उसकी निगाह इस पर भी है कि ईरान में रिकंस्ट्रक्शन जो होता रहा, होने का था, उस पर भी उसकी निगाह थी कि भई अगर हमारा तेल इनसे मैं लेता रहूँ, बदले में इनके यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है, वो हम करते रहें, तो गिव एंड टेक हो जाएगा। यू नो पैसे का लेन-देन की बात ही नहीं आएगी। लेकिन अमेरिकी जो प्रतिबंध हैं, उन पर भी कहीं न कहीं चाइना की नज़र रहेगी, ये आप मानकर चल सकते हैं। और ये हमला जो है, ये दरअसल आप ये देखिए कि इंडो पैसिफिक में जो जो चीन जो है, चीन को इंडो पैसिफिक में जो अमेरिकी ध्यान बटाने का मौका भी दे सकता है। एक मौका ये भी है कि चीन अमेरिका को इंडो पैसिफिक में थोड़ा भटकाने की कोशिश करे। मुझे लगता नहीं भटकेगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। कैसे? जो ईरान का परमाणु का जो कार्यक्रम है, उसमें से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। यू नेवर नो कि बचा हुआ माल कहाँ गया, वो जो एनरिच यूरेनियम था। ट्रंप का जो टारगेट है वो क्या है? वो चाहता है यहाँ पे रिजीम चेंज हो, ईरान में रिजीम चेंज हो, और उससे क्या होगा, चीन का जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, वो कमज़ोर पड़ेगा कि भई चीन के साथ जाने का मतलब है आप अमेरिका के दुश्मन, और अमेरिका के दुश्मन का मतलब ये कि आप कभी भी पिट सकते हैं। जो मैंने आपसे बात कही कि चीन को इंडो पैसिफिक में अमेरिकी ध्यान भटकाने का मौका मिलेगा, तो वो उसके पीछे कारण क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ? ये बयान इसलिए सही है क्योंकि ईरान पर जो अमेरिकी हमलों से जो मिसाइल की रक्षा प्रणाली है, जैसे पैट्रियट, थार्ड, इसके स्टॉक कम हो रहे हैं। तो देखिए, जैसे-जैसे ईरान में आईआरजीसी जैसे-जैसे सस्टेन करेगी अमेरिका को, सस्टेन करेगी मतलब अपने ऊपर मार खाएगी और लगातार प्रतिरोध करेगी इस तरह से कि अमेरिका ईरान पर मिसाइल मारता रहे। इनका जो पैट्रियट मिसाइल्स का जो स्टॉक है वो बहुत थोड़ा है। थार्ड का जो स्टॉक है वो बहुत थोड़ा है, कम हो रहा है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे वो इस्तेमाल होगी, उतनी कमी पीछे आएगी, और अगर वो कमी आएगी, तो पीछे से स्टॉक नहीं है। यानी कि नया कन्फ्रंटेशन जो होगा, इसके बाद अगला कन्फ्रंटेशन जो होगा, उसके लिए आपके पास एम्यूनिशन कम पड़ जाएगा। डोंट फॉरगेट दैट।
अभी देखिए, तो ये जो इंडो पैसिफिक में जो लड़ाई होनी है, ये इंडो पैसिफिक में जो संघर्ष होना है, उसके लिए जो इनको एम्यूनिशन चाहिए, उसमें अगर कमी करवानी है, तो ये एक्सटेंसिव जितना एक्सटेंड होगा ईरान में लड़ाई, उतना वो कम पड़ता जाएगा। रिसोर्सेज का सवाल है। अमेरिका को क्या हो रहा है? अमेरिका को अब बेसिकली मिडल ईस्ट में फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है ना? इससे क्या है कि जो एशिया पैसिफिक का जो इलाका है, जिसमें ताइवान आता है, साउथ चाइना सी आता है, यहाँ पर जो कैपेसिटी है, रिसोर्सेज की जो कोई जरूरत पड़ेगी अमेरिका को मार काट के लिए, अगर मान लीजिए कल को चाइना में कुछ होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए ना एम्यूनिशन। अगर आपको साउथ चाइना सी में कोई संघर्ष आ जाता है, उसके लिए आपको चाहिए ना, पैट्रियट मिसाइल्स भी चाहिए, आपको थार्ड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हथियारों की जो आपूर्ति है वो, ये सारे का सारा मामला कमजोर पड़ जाता है अमेरिका के लिए, अगर ये लड़ाई तेज होती है ईरान में, और सस्टेन करता है, मार खाता रहता है ईरान, लेकिन सरकार नहीं गिरती है, आईआरजीसी खड़ा रहता है, कंट्रोल कर लेता है। तो क्या होगा? अच्छा, चीन इस बीच में क्या कर रहा है? वो अपनी नौसेना, अपना हवाई अभ्यास, वो सारे जारी रखे हुए, वो लगातार चल रहा है बिना किसी अमेरिकी हस्तक्षेप के। इसका स्ट्रेटेजिक फायदा क्या है? विश्लेषकों के अनुसार दोस्तों, ये अमेरिकी जो ओवर स्ट्रेच है पैदा करता है। अमेरिका के लिए ये अपने आप को जरूरत से ज्यादा खींचने वाली बात हो जा रही है, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस में, मल्टीपल जगहों पर एक साथ संघर्ष करना अमेरिका के लिए भी कठिन हो जाता है। इससे क्या है? इससे फिर चाइना को ताइवान या आसियान वाले जो देश हैं, उन पर दबाव बनाने का मौका मिलता है। यानी हालांकि आप देखिएगा, लंबे समय पे, लॉन्ग रन में अमेरिका का जो फोकस है वो चाइना पर बरकरार रहेगा। हाँ, आर्थिक रूप से आप ये मानिएगा, इस बीच में जो नई घटना होने जा रही है, जहां मैंने आपको बताया कि ईरान के अलावा जो दूसरा सोर्स है चाइना के पास तेल का, वो कौन सा है? रशिया। रशिया पर अब चीन की निर्भरता बहुत बढ़ेगी। यानी कल तक जिस रशिया के ऊपर चाइना जो है वो बड़ा भाई बन के आता था, आई एम द बिग ब्रदर, वो वाली बात अब दिन पर दिन कम होती जाएगी। रशिया चाइना पर ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि जरूरत चाइना की है, रशिया के पास माल है, चाइना को उसकी जरूरत है, तो वो अब टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। बहुत पॉसिबल है कि वो डिस्काउंट भी कम करे। ये भी संभावना है, क्योंकि कल तक आप रशिया को खा रहे थे, आज रशिया को आपकी जरूरत नहीं है। ये भी कि क्या रशिया ऐसे में, अभी अब मैं आपको और बताता हूँ इस बारे में, ये रशिया वाला खेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। पहले तो देखिए, चीन की जो निर्भरता है रशिया पर, वो अब बढ़ेगी तेल के लिए, क्योंकि ईरान से जो इंपोर्ट होता हुआ तेल था, और कितना था तेल? कुछ कम नहीं था, लगभग 1 मिलियन बैरल हर रोज, 1 मिलियन बैरल पर डे आ रहा था चाइना ईरान से। ये पहले ही कम हो चुका है, 1 बैरल पर डे कम हो चुका है, और अब स्टेबिलिटी के लिए रशियन क्रूड जो है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। रशियन क्रूड को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो क्या हो रहा है? जो तेल की आपूर्ति में परिवर्तन हो रहा है चाइना के अंदर, उसमें चीन के जो टी पॉट रिफाइनरी जो है, उनकी जो टी पॉट रिफाइनरी ईरान की है, वो अब ईरान की बजाय रशिया से तेल ले रही है। फरवरी के महीने में रूसी जो इंपोर्ट था, वो 2.07 मिलियन बीपीडी तक पहुंच गया था। बीपीडी मतलब बैरल पर डे, है ना? यानी कि रशिया से आने वाला जो तेल है, इसी फरवरी के अंदर 2.07 मिलियन बीपीडी पर डे हो गया था चाइना का। यानी जनवरी से ये कितना ज्यादा है? 3,70,000 बीपीडी, 3,70,000 बीपीडी ज्यादा है फरवरी में, जो जनवरी के मुकाबले में किया गया इंपोर्ट रशिया से। ईरान की जो ये अनसर्टेनिटी है, जो हालात पैदा हो गए अब कल, इनमें जो अब न्यूक्लियर पर जो बातचीत होनी है, जो पॉसिबल वॉर है, इससे भी अब जोखिम बढ़ गया है। यानी कि रशिया अकेला ऐसा कंट्री है दुनिया में जो चाइना को ऑयल की सप्लाई की स्टेबिलिटी दे सकता है, दे रहा है। ये बात आप समझिए। तो इससे क्या पता लग रहा है कि रशिया हावी हो चुका है चाइना के ऊपर आज की तारीख में, अपनी तेल की सप्लाईज की वजह से। इसका जो मेजर इंपैक्ट आएगा एक्सटेंसिव, वो क्या होगा? तेल की कीमतों में अब उछाल आने की संभावना है। सोमवार को जब बाजार खोलेंगे मित्रों, हार्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो बंद हो गया है कल रात को। तो आप ये देखिएगा कि आने वाला मंडे जो है, इसमें तेल की कीमतें उछाल मारेंगी, और चीन की जो अर्थव्यवस्था है, इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें बहुत ज्यादा।
लेकिन रशिया के साथ जो नो लिमिट वाली साझेदारी है वो मजबूत हो जाएगी। अभी तक रशिया के साथ जो इनकी इम्पैक्ट जो है उस पर कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना तेल लेंगे, वो लिए ही जा रहे हैं, जितना ज्यादा ले सकेंगे लेंगे। तेल का जो तेल ऑयल स्वैप है या गैस की पाइपलाइन है या जो एनर्जी सप्लाईज है, लंबे समय में इन सब पे रशियन इम्पैक्ट अब चाइना पे ज्यादा रहेगा। रशिया की छाप चाइना के ऊपर अब लंबी चौड़ी पड़ने जा रही है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। लॉन्ग टर्म में चाइना अपना जो युआन बेस जो उसका ऑयल ट्रेड है और जो ऑल्टरनेटिव्स हैं इनको भी अब वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान कॉरिडोर को इस्तेमाल करने के साथ में ये सफल होगा या नहीं वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो गया, ठीक। ये खबर मैंने आपको कल रात को दे दी थी। तो अब देखिए इससे एक और हमारे लिए भी मुश्किल आ रही है। हमारे लिए क्या मुश्किल आ रही है? भारत की ऑयल की जो हमारी इंपोर्ट है वो इम्पैक्ट आएगा उस पर, हमारा इंपोर्ट अब खराब होगा। क्योंकि जो कुल हमारा टोटल है ऑयल का इंपोर्ट, हम कर रहे हैं लगभग 2.6 मिलियन बैरल पर डे। 2.6 मिलियन बैरल पर डे हमारा इंपोर्ट है। ये 40 to 50% है तेल का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आता है खाड़ी के देशों से, यानी इराक से, सऊदी से, यूएई से, कुवैत से, यहां से। और ये सारे का सारा तेल जो है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है। अगर ये बंद तो आपकी तेल की सप्लाई बंद। तो भारत की जो आपूर्ति है, हमारे लिए आपूर्ति का जोखिम पैदा हो रहा है। 5.5 टोटल तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं डेली, ये तो 2.6 आता है ना, 2.5 हमारा आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। ये 5.5 मिलियन हम इंपोर्ट करते हैं डेली तेल। इसका जो 90% है वो हम फॉरेन सोर्सेज से लेते हैं, जिनमें हाफ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है। ये सारे का सारा अब खतरे में आ रहा है। और इससे क्या होगा? इससे जो ऑयल की कॉस्ट है भारत में वो 20 से 30% तक ऊपर जा सकती है। 20 से 30% तक। इससे रुपए पे दबाव आएगा, जाहिर है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। ये बातें आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी पर बोझ डालने वाली हैं, ये बात समझी जानी चाहिए। इस बीच में क्या हुआ है रशिया के साथ, देखिए अब इस लड़ाई का एक फायदा भी होगा। इस लड़ाई का एक फायदा ये होगा कि चूंकि अमेरिका यहाँ अंगेज है, सप्लाई लाइन टूटी हुई है, तो क्या होगा? आपके पास छूट मिलेगी आपको, और मिल रही है एक्चुअली, वो छूट बिना कहे मिल रही है कि आप रशिया से अपना तेल का इंपोर्ट ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं और अमेरिका आपको कुछ नहीं कह रहा है, कोई पंगा नहीं ले रहा है। बात करते हैं इसमें, भारत पहले से ही रूस से सस्ता तेल जो है, सस्ता तेल ले रहा है और उसकी इंपोर्ट अब बढ़ रही है। 25-26 में जो हिस्सा हमने 40% तक बढ़ा दिया था तेल का इंपोर्ट, हमारा जो इंपोर्ट था 40% हो गया था रशिया से, वो सऊदी और इराक से कहीं ज्यादा है, सऊदी से और इराक से। इस समय संकट में जो रशिया है आप देखिएगा उसमें 2 to 2.2 मिलियन बैरल पर डे। ये हम अमेरिका से अब तो हमारा और तेज होगा इंपोर्ट, अमेरिका से भी तेज होएगा। तो हम मैनेज कैसे करेंगे? रशिया से बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में फुनगी एक देंगे इसको भी, अमेरिका को भी, ले भाई तू भी थोड़ी सी गंडेरी खा ले। तो थोड़ी सी गंडेरी इसको देंगे तो हमारा जो तेल का इंपोर्ट आ रहा है रशिया से वो बना रहेगा। रशिया को से इंपोर्ट करने पर ये अब हल्ला नहीं मचा रहा है। जो हमारा स्ट्रेटेजिक हमारा जो ऑयल का भंडार है ना, ये करीब 9 से 10 दिन का है और हमें इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ऑयल को, अमेरिका से और ब्राजील से भी ले रहे हैं इस समय। तो ब्राजील, लूला साहब ये आए हुए थे, आपने यहाँ देखा होगा यहाँ पे, तो उनसे भी हम तेल का अपना जो इंपोर्ट है वो बढ़ा रहे हैं। अभी क्या हुआ है, ट्रंप प्रशासन ने दोस्तों रशिया से तेल आयात पर भारत को लगभग 25% का टैरिफ लगाया था, आपको याद होगा एडिशनल, कुल 50% हो गया था। लेकिन अब फरवरी के महीने में 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा खत्म कर दिया है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने। उससे प्रेशर हमारा हुआ है कम। अमेरिकी प्रतिक्रिया इसमें क्या आ रही है? अमेरिका अभी भी नाराज है, परेशान है। ट्रंप ने क्या कहा है कि रशियन तेल अगर नहीं बंद होगा तो टैरिफ फिर से बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे भगवान जाने। लेकिन ईरान संकट के बीच में, इस बीच में अब जो चल रहा है इसमें अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर फिर से मान रहा है। अब समझिए इस बात को, ये जो भारत ने चुप्पी साधी है मोदी जी ने इजराइल से आकर, वो एवे बिना बात नहीं है, वो एवे बिना बात नहीं है। तो अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखा है। और जनवरी 2026 में जो भारत का इंपोर्ट था रशिया से ऑयल का वो कम हुआ, 12% कम हुआ, लेकिन टोटल जो इंपोर्ट है वो बढ़ा।
तो हमने इंपोर्ट का अपना जो क्वांटिटी थी वो बढ़ा दी, लेकिन रशिया से कम किया था। फरवरी के महीने में वो दोबारा ऊपर जा रहा है। इस बीच में क्या हुआ है, लुटनिक वो जो भारत को हमेशा धमकाता था, मोदी जी को आना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर में आ जाएंगे और ट्रंप के सामने बैठेंगे, फिर ट्रंप फैसला करेंगे कि भारत का क्या करना है। यही हुआ था ना कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ये ट्रंप बोला था। अब क्या हुआ है, वही लुटनिक इस समय भारत आया हुआ है। कल बाकायदा उसने हमारे पीयूष गोयल जी से मुलाकात की, वही पीयूष गोयल जिनको अमेरिका जिद कर रहा था कि इनको टीम में मत रखो, हमारे मिनिस्टर को कर रहा था कि इनको टीम में मत रखो बात करने की। अब कल उन्हीं से मिल रहे हैं, सर्जियो गोर जो एम्बेसडर है अमेरिका के यहाँ पर, वो उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो दोस्त हैं। मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ईरान के खेल में भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंसीडर किया जा रहा है। नाउ यू शुड लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि क्यों मोदी जी अचानक एकदम से इसराइल गए थे और इसराइल से लौटकर ईरान पर उन्होंने कोई बात नहीं की है। अभी भी क्या हुआ है, कंसर्न शो किया जा रहा है, लेकिन बदलती दुनिया की बदलती नीतियां हमको भी समझनी होती है, हमें भी समझनी होती है। तो अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुडनिक, ये 25-26 फरवरी को दिल्ली में आए, पीयूष गोयल जी से मुलाकात की और फिर क्या कहा, बड़ी फ्रूटफुल चर्चा हुई बड़ी फ्रूटफुल चर्चा हुई है। बेसिकली वो पुश कर रहे हैं कि यार ट्रेड डील कर लो, यार ट्रेड डील कर लो। और सच्चाई ये है कि भारत एक्चुअली उनको इग्नोर कर रहा है, भारत इग्नोर कर रहा है, भारत ट्रेड डील नहीं कर रहा है, भारत नखरा मार रहा है, भारत कह रहा है पहले अपनी चीजें सेटल करो, तुम्हारा और तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट का मामला तय हो जाए, उसके बाद बात करना, हमें कौन सी जल्दी है। हमने अगर 8 महीने काट लिए तुम्हारे सेंक्शंस में, तो महीना और काट लेंगे, लेकिन हम अपनी शर्तों पर काम करेंगे ना। भारत यहां पर अब अपनी ताकत दिखा रहा है। अच्छा, तो ट्रेड डील अगर होती है तो जाहिर है कि 18% तक के टैरिफ कट जाएंगे। ये सारा फंडामेंटल चेंज दिखा रहा है। अमेरिका और भारत की जो अब तक की पॉलिसी रही है, जो हमारे अब तक के रिलेशन रहे हैं, उनमें एक फंडामेंटल चेंज आ रहा है और वो चेंज आना शुरू हो चुका है। ईरान तनाव में अमेरिका भारत को चीन के विकल्प के रूप में मजबूत करना चाह रहा है। समझिए इस बात को, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं आपके लिए। ईरान वाले क्राइसिस के बीच में अमेरिका भारत को चीन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर मजबूत करना चाह रहा है, ये उनकी इंटेंशन है। रूसी तेल पर इसीलिए फरवरी के महीने में जो आपका इंपोर्ट रशिया से हो रहा है, उसमें अमेरिका जो है वो अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, लचीलापन दिखा रहा है। हाँ, अमेरिका वास्तव में चीन को डायरेक्टली एक किसी युद्ध में नहीं उलझाएगा इस समय। वो चाहता क्या है, वो चाहता ये है कि बजाय कि आप चाइना से मिलिटरीली भिड़ जाए, आप उसको इकोनॉमिकली कमजोर करें। स्ट्रेटजी ये है कि उसको मिलिटरीली लड़ने के बजाय इकोनॉमिकली सॉफ्ट किया जाए, कमजोर किया जाए। आपको याद होगा सोवियत यूनियन जैसा कंट्री भी गिरा था अपने इकोनॉमिक कारणों से, किसी मिलिट्री की वजह से नहीं गिरा था। ईरान में जो हमले हो रहे हैं वो तेज है, और उससे क्या हो रहा है कि जो तेल की सप्लाई है वो बाधित हो रही है, और उससे जो चीन की डिपेंडेंसी है वो ईरान से खत्म होके और रशिया की तरफ को बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। इससे क्या है, चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है। एक बात याद रखिए, जब एक मुल्क पर आप डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि चाइना अब रशिया पर डिपेंडेंट हो रहा है, जितना ये चाइना रशिया पर डिपेंडेंट होता जाएगा, रशिया की अपनी पॉलिसी लिबरल होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, खोलती जाएगी। वो अपने लिए फैसले करेगा, चाइना के लिए नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। और बाय द वे, मैं अगर कभी इतिहास आपको बताने की कोशिश करूं, तो चाइना और रशिया स्ट्रेटेजिकली इस समय साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने बीच में बड़ी अनबन है। कभी आप ट्रिटी ऑफ एगन पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि हुआ क्या है, या ट्रिटी ऑफ पीकिंग की जो उनकी ट्रिटी हुई थी सोवियत यूनियन के साथ में, आप देखेंगे कि व्लादिवोस्टोक का जो तमाम इलाका है वो कहाँ से गया है, रशिया के पास। तो ये खेल खिलाड़ी जो है, ये दुनिया की राजनीति में इसीलिए चलते हैं। जो आपको जब भारत को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में पार्टिसिपेट करते हुए माइनिंग के लिए दावत दी जाती है व्लादिवोस्टोक में, साइबेरिया के इलाके में, उसके कारण होते हैं। वहां चाइना को नहीं लाया जाएगा क्योंकि वो वहीं से तो आए हैं। तो इसलिए जरूरी क्या होता है कि भाई वहां भारत को लाओ, यू नो। ये इतिहास जो है वो घूम के हमारे सामने आता है, और जो आधुनिक समय की जो रणनीतियां होती हैं उनको तय करने में मदद देता है।
मैं कोशिश करूंगा कि वो ट्रीटी ऑफ एडन और ट्रीटी ऑफ पेकिंग जो हुई थी रशिया और चाइना के बीच में, आपको अलग से उसके ऊपर कोई एक बना के कुछ दे पाऊं। तो हुआ क्या है, ट्रंप ने अभी जब चीन और ईरान का जो तेल का व्यापार है उस पर सैंक्शन बढ़ाए। चीनी जो टीपॉट रिफाइनरीज हैं वहां पर टैंकरों को, एग्जीक्यूटिव्स को निशाना बनाया गया, कहीं अरेस्ट किया गया, कहीं धमकी दी गई। इससे क्या हुआ, आयात की लागत बढ़ी, 1.4 मिलियन बीपीडी से घट के अब 1 मिलियन तक हो गई है? ईरान का जो अभी क्राइसिस खड़ा हुआ है, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट बढ़ गया एकदम से, कल रात से बंदी हो गया, मैंने बताया आपको। चाइना को रशिया पर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। न भूलिएगा कि जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, तो आपको याद होगा पुतिन ने इनको बाकायदा हिस्ट्री का लेक्चर दिया था, और क्या बोला था पुतिन ने कि ट्रंप के आने के बाद में, ट्रंप के शासन में आने के बाद में रशिया और अमेरिका के बीच में 30% ट्रेड बढ़ गया है। यानी कि बेसिकली आपको जो कुछ और जितना नजर आ रहा है, सच उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और सच उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। जो अमेरिका आपको नजर आता है कि वो दुश्मनी कर रहा है किसी रशिया से, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अपने ट्रेड बैकग्राउंड में चल रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। समझिए इस बात को। तो कल को रशिया क्या पॉलिसी लेगा, कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता कि क्या डील हुई अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में। कोई ये नहीं जानता कि क्या वहां ये नहीं कहा गया होगा, रशिया की डिमांड नहीं रही होगी कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो कोई फैसले कर ही नहीं सकता हूं, पहले मुझे उस हालत में लाओ जहां मैं फैसले करूं और उनका फैसलों का असर हो। यानी कि मैं अभी कमजोर हूं चाइना के मुकाबले में, पहले मुझे मजबूत करो। लीजिए, हो गया चाइना रशिया मजबूत। चाइना और रशिया के बीच में मजबूती इस समय किसकी हो रही है, रशिया की। अब रशिया रशिया के पास जो कुछ है टेक्नोलॉजी टर्म में, इंजन टर्म में, इक्विपमेंट के तौर पर, वो सब का सब चाइना पर सुपीरियर है। अगर वो पन्ना कट जाता है सॉरी, तो आप पाएंगे कि चाइना की उड़ने का एक पंख और कम हो जाएगा, और ये स्थिति उस तरफ को जाती हुई अब नजर आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने चाइनीज जो एग्जीक्यूटिव्स थे, चाइनीज टैंकर्स थे, रिफाइनरीज थी, उनको निशाना बनाया। इससे जो जो ये जो लागत बढ़ी, और फिर आप देखिए हार्मोज का क्राइसिस बना दिया। अब चीन को डिपेंडेंसी बढ़ गई रशिया पे। ठीक, अब क्या होगा कि जो रशिया से जो जो इम्पैक्ट है रशियन के ऊपर सैंक्शंस का, उसकी वजह से चाइना को जो सप्लाई है उस पर कलेश पड़ेगा। अमेरिका वहां पे सैंक्शंस लगाएगा कि नहीं भाई, आप रशिया से तेल कैसे ले रहे हो इतना, हम मना कर रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया ये नहीं है कि रशिया को सैंक्शन करना है। अब आप क्या पाएंगे, एक ऐसे महीने में जब ईरान का क्राइसिस चल रहा है, फरवरी में अटैक करने की बातें हो रही थी और हुआ अटैक और सब कुछ हो गया ईरान में। आप देखिए इसी फरवरी के महीने में भारत ने रशिया से तेल बढ़ाया और कोई शोर नहीं बचा अमेरिका से, मगर रशिया को मजबूत किया जा रहा है चाइना के अगेंस्ट। आप जरा देखिए दुनिया कैसे बदल रही है। मैं आपको ये सारी कहानी क्यों सुना रहा हूं, कहीं और ले आना, मुझे आपको कहीं और बताना है, ये बात का मुद्दा कहीं और है। अभी तो मैं आपको शुरुआत बता रहा हूं। इससे क्या है, 2026 की अब मैं ले आ रहा हूं असली जगह पे आपको। 2026 में जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में चाइना को स्ट्रेंगल न करने का दावा किया गया, ये कहा गया कि हम चाइना को स्ट्रेंगल नहीं करेंगे, लेकिन ईरान के हमले से जो इम्पैक्ट आया है, इसमें आप ये देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फोकस से इंडो पैसिफिक में जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको डाइवर्ट करते हुए चाइना की जो बीआरआई है और जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको कमजोर कर दिया गया। ठीक, यानी भारत जैसे साझेदारों को अब मजबूत किया जा रहा है, और ऐसा करके अमेरिका चाइना को घेर रहा है। समझिए इस बात को। पुरानी जो हमने चर्चाएं आपके साथ कर रखी है पहले, उनमें कई जगह मैंने आपको इस बात का अंदेशा भी दिया है कि ये पॉसिबिलिटी बनती है। यूएस की जो ये मैक्सिमम प्रेशर मल्टी अलाइनमेंट फोकस है इस समय पर, जो मैं बार बार कहा है भारत को मल्टी अलाइनमेंट के लिए जाना है। एक हल्का इशारा कर देता हूं कि पिछले महीनों में जो सर्वेज हुए हैं उनमें यह कहा गया है कि अमेरिका की ईरान में जो मेजोरिटी है
वो चाहती है कि बेसिकली प्रशासन बदले, वहाँ का जो शासन है वो बदले। ये बात बार-बार आई है सामने। लेकिन उससे ज़्यादा उसकी जगह पे कौन आए, कौन, इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। ईरान में इसको लेकर भी कन्फ्यूज़न है कि वहाँ पे जो शासन है वो डेमोक्रेटिक हो या ये जो मुल्लाबाजी है वही चलता रहे। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न ज़्यादा है वहाँ पर कि भविष्य क्या हो ईरान का। अ, अब जब खामेनेई की मौत हो गई है तो जो उत्तराधिकार का सवाल है वो गहरा गया है, यू नो। और इससे क्या है, इमीडिएटली आपको वहाँ कुछ परिवर्तन नज़र नहीं आएगा, लेकिन ट्रंप ने इसका समर्थन ज़रूर किया है रेज़ीम चेंज का। मुसीबत तो कुछ और है। मुझे क्या लगता है कि जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी वो ये कि बजाय कोई एक लीडर लेके आने के, जो कंट्रोल लिया जाएगा वो आईआरजीसी अपने हाथ में कंट्रोल ले लेगी, ऐसा मुझे लगता है। आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग भाई, ज़मीनी हकीकत लगातार बदल रही है, कुछ नहीं पता। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी नज़र आती है, जो संभावना नज़र आती है, वो ये है कि आईआरजीसी ईरान का कंट्रोल सँभाले। ये मेरा मानना है। आईआरसीसी मजबूत है, रिवोल्यूशनरी गार्ड को कहा जाता है। ये सत्ता सँभाल सकता है और सँभालेगा ऐसा लगता है मुझे। और जो मुस्तफ़ा ख़amenei है या हसन ख़ुमैनी है, हो सकता है कि उनको एक फेस की तरह से रख लिया जाए, चेहरा उनको बनाया जाए, पीछे से आईआरसीसी चलाता रहे। लेकिन इंटरनल जो क्लैशेस हैं, इंटरनल जो कलह है ईरान की, वो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विरोध प्रदर्शन वो लगातार तेज हो सकते हैं और उसके साथ ही ये भी होगा कि जो आईआरजीसी है वो मारपीट जारी रखेगी। जो पब्लिक है उसका पूरा एक इतिहास है आईआरजीसी का कि जो दमन की नीति वो अपनाते हैं पब्लिक के लिए, वो चलती रहेगी। इसमें कोई दिमाग अपना नहीं लगाने की जरूरत है। परिवर्तन जो होगा ईरान में वो बहुत धीमा होगा, खतरनाक होगा। धीमा होगा, खतरनाक होगा। ट्रंप के हमलों से हुआ क्या है? या जो दृश्य बनते हैं वो क्या बनते हैं? प्रॉक्सी आप ये देखिए, हिज़्बुल्लाह है, हूती है, ये सारे सक्रिय हो सकते हैं। इनफैक्ट कल की रात को मैंने आपको खबर दी थी, कल रात को, कि हाउतीज़ ने कहा था कि शायद रेड सी में पहला हमला हम आज रात को कर दें, यानी कि जो गुज़री रात है। मुझे मालूम नहीं कि रेड सी में कोई हमला हुआ है नहीं, मुझे भी वक़्त नहीं लगा चेक करने का। लेकिन हाउतीज़ का ये कहना था कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी विदिन 12 टू 24 आवर्स हम रेड सी पर हमले शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये होगा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो रहा है, रेड सी भी आपका बंद हो जाता है, तो दुनिया में जो सप्लाई चेन है वो एक साथ डिसरप्ट हो सकती है। तो ये देखना होगा कि इससे कैसे निपटा जाता है, या होता है या नहीं होता है, कैसे चलता है आगे। साथ ही आर्थिक संकट जो होगा, तेल निर्यात का जो है सामने खड़ा हो जाएगा। और जो पूरा रिजीम परिवर्तन होना है, गिरना है, उसके लिए कोई बड़ा विद्रोह होना होगा। तो ये भी कि फौज टूटे, बेसिकली ईरान की जो आईआरजीसी है उसमें फूट पड़े, ये देखना होगा कि हो पाता है नहीं। कुछ शहरों में हमलों का जश्न भी मनाया गया है कल ईरान में, कुछ शहरों में जश्न मनाया गया है। लेकिन जो रीजेंट सिस्टम है वो टूटने के बजाय और ज़्यादा अग्रेसिव होएगा। आईआरजीसी बेसिकली और ज़्यादा कड़ाई वहाँ बरतेगी। तो ये गेम है। अ, देखिए, जो सर्वेज वगैरह का तो खैर मैं क्या बात करूँ आपसे, लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा ये परिदृश्य जो है वो आईआरजीसी का ही बनता है। परिदृश्य में यही है कि आईआरजीसी जो है वही ऊपर आएगी और सँभालेगी ईरान को। सीआईए, और ये बाय द वे सीआईए का भी आकलन है। ये बात सीआईए ने भी कही है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी रिजीम चेंज के नाम पर जो लोग सत्ता सँभालेंगे वो इसके आईआरजीसी के लोग होंगे। याद रहे, इसको लेकर मुझे नहीं लगता अमेरिका को कोई दिक्कत होएगी। कारण अमेरिका की, चाहे वो जितनी डेमोक्रेसी की बातें करे, लेकिन उसकी जो बनती है वो डिक्टेटरों से ही बनती है। उसको जो अपने काम निकलवाने होते हैं वो हमेशा डिक्टेटर ही होते हैं। आप दुनिया का इतिहास देख लीजिए, डेमोक्रेटिक सरकारों के मुकाबले में अमेरिका को डिक्टेटरों से डील करने में ज़्यादा आसानी होती। अच्छा, जो आईआरजीसी है ये ईरान की असली पावर है। इकोनॉमिक, तेल कंट्रोल करते हैं, कंस्ट्रक्शन में उनका कंट्रोल है, प्लस इसके अलावा जो मिलिटरीली उनकी जो हिजबुल्लाह वगैरह की जो ब्रांचेस हैं, या जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, ये सारा यही संभालते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो भी यही संभालते हैं, उनको भी इम्पैक्ट आएगा। और जो अभी जो उत्तराधिकार को लेकर जो समस्या आ रही है उसमें भी जो क्लरिकल सिलेक्शन है वो आईआरजीसी के हाथ में ही रहेगा। कोई स्पष्ट जिम्मेदार नहीं है कि कौन बनेगा नेक्स्ट लीडर। इससे क्या है, आईआरजीसी उस पावर वैक्यूम को भर सकता है।
इसको आप समझें। हार्ड लाइन सिस्टम को ऐसे में मजबूत किया जाएगा। हार्ड लाइन सिस्टम का मतलब फिर क्या होगा कि जो आम जनता है उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आने वाला, आम जनता ऐसी पिट पिट के रहेगी। इसके जोखिम क्या है, इसमें बाधाएं क्या है कि अगर आईआरजीसी एकजुट रहा, जो कि अभी तक वो है और ये कह रहा है कि अमेरिका के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, तो अगर आईआरजीसी एकजुट रहता है तो डेमोक्रेटिक बदलाव नहीं आएगा, बल्कि एक मिलिटरी क्लैरिक जो एक हाइब्रिड है, यानी कि मुल्ला ब्रिगेड और मिलिट्री ये मिल जाएंगे। और उससे क्या होगा, जो इंटरनल फूट है ईरान में वो बढ़ सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने विरोध को भड़काने की कोशिश की, लेकिन आईआरजीसी का जो दमन का इतिहास है ये बहुत पुराना है और बहुत मजबूत है। ये चीजें वहां इतनी आसानी से नहीं बदलती। अब ऐसे में एक और बात सुनिए, वो क्या है कि इस सब के बीच में पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान चिंतित है, पाकिस्तान परेशान है। मैं आपको बताऊं, बाजवा के समय तक ये माना जाता था, जब तक अपना बाजवा यहाँ था मिलिट्री चीफ, कि भाई ईरान जो है वो आपके लिए बफर है, यानी कि इजराइल आएगा तो पहले ईरान आएगा। अगर ईरान को आप मजबूत रखते हैं, उसको सपोर्ट रखते हैं, तो आप बचे रहेंगे क्योंकि आपका नंबर नहीं आता है। लेकिन अब अगर आप मौजूदा हालात में देखिएगा, तो पिछले दिनों में आपने आवाजें सुनी होगी कि लगातार इसराइल में से आवाजें आ रही हैं। बहुत सी आवाजें ऐसी आ रही हैं, मैं सारी तो नहीं, बहुत सी आवाजें ऐसी आ रही हैं प्रोमिनेंट, जो ये कह रही हैं कि भाई ईरान तो ठीक, लेकिन ईरान के बाद में अगला नंबर पाकिस्तान। ये बातें इसराइल में उठ रही है। वहीं कुछ आवाजें जो है टर्की को भी प्रोमिनेंस दे रही हैं, और उनको लगता है कि शायद वो ज्यादा बड़ा टारगेट हो, टर्की। लेकिन पाकिस्तान क्यों जरूरी है? पाकिस्तान उनके लिए जरूरी है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट, बिकॉज ऑफ सेलेबिलिटी। ये बिक सकता है कभी भी किसी के लिए भी। और मिडिल ईस्ट के अंदर में ईरान के इसराइल के लिए अपने खतरे मौजूद हैं, चाहे वो खतरे सऊदी अरब के हों। सऊदी अरब अभी भी अब्राहम अकॉर्ड में नहीं आया है। अब कल जो बातें सामने आ रही हैं, अगर आपको याद हो, तो सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में कहीं कुछ गड़बड़े भी नजर आ रही हैं, कि कहीं कोई मतभेद भी है। ये भी बातें सामने आई हैं। मैंने कल आपको कुछ क्लिप भी दिखाए थे इसके, उनके लीडर ने जो बोले हैं। तो ये तमाम चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। ईरान में जो हमले हुए हैं इसराइल के, इनसे जो रीजनल स्टेबिलिटी है उस पर फर्क पड़ा है, कम से कम पाकिस्तान की निगाह में। और कुछ जो इजरायली आवाज़, जैसे मैंने बताया आपको, नेतन्याहू के भी पुराने बयान इस तरह के मौजूद हैं, जहां नेतन्याहू ने कहा है कि भाई पाकिस्तान को हमें फिट करना है। और इस तरह की बातों को बताया जा रहा है कि नेक्स्ट टारगेट हो सकता है पाकिस्तान। हालांकि ये बातें वेरीफाइड नहीं की जाती कभी भी। डॉन ने भी ये चेतावनी दी थी अभी कि इसराइल और भारत का जो गठबंधन बना है, यानी कि जो मैंने बताया हेक्सागोन जो अभी बनने की बात हो रही है, उससे पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये बात डॉन में लिखी गई। लेकिन जो पाकिस्तान जो है अपना ईरान के साथ में जो बैलेंस है वो बनाए रखेगा। न भूलिएगा, जो करंट आर्मी चीफ है मुल्ला मुनीर, तो मुल्ला मुनीर साहब जब आर्मी चीफ बनने वाले थे, बात चल रही थी, इनका नाम उछला था, उस समय पर आपको याद होगा कुछ पीटीआई के एलिमेंट्स ने खबर की थी सऊदी अरब को कि ये बंदा तो शिया है और ये बार बार ईरान जाता रहता है। न भूलिएगा, तब तक ईरान और सऊदी अरब के बीच में आप जानते हैं कितने खूबसूरत रिलेशन है। तो मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो अब जो कुछ ईरान में हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ मुल्ला मुनीर ने शोक जताया है। अब ये कनेक्शन जरा याद रखिएगा, मैंने इसलिए आपको याद दिलाया। तुर्की का जो उल्लेख है वो कैसे किया जाए, इसमें तुर्की भी चिंता में है। तुर्की चिंता में है क्योंकि इजरायली मीडिया तुर्की को भी अपना एडवर्सरी बताता है, लेकिन तुर्की ने सीज फायर की यहां मांग की है। कोई डायरेक्ट अभी इससे ज्यादा कोई मोटी बड़ी बात नहीं की है। और एक बात, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से इस बीच में कुछ इलाकों से हेमंड वगैरह का जो इलाका है वहां से जो इसराइल की सपोर्ट में आवाजें आ रही हैं। अफगानिस्तान से इसराइल की सपोर्ट में आवाजें आ रही हैं। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की भी एक स्पीच जो है वो इस तरह की बात चल रही है कि भाई इसका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हमारे को सूट करता है, हमारे गोल्स के लिए
इज़राइल से बात करना, इज़राइल से संबंध रखना, तो वो हम कर सकते हैं। ये बात कल परसों से, बल्कि परसों रात से ये गर्दिश कर रही है उनकी ये बयान। तो क्या हुआ है, सॉलिडेरिटी तालिबान ने दिखाई है ईरान के साथ में, लेकिन कुछ प्रांत जैसे ये हेरात का है, हेरात में बाय द वे शिया बहुत है। हेरात का जो इलाका है अफगानिस्तान का, वहाँ शिया पॉपुलेशन है। तो वहाँ पर जो रिफ्यूजी हैं या जो लोकल हैं, वो इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं, हेरात के इलाके में। ईरान इसके वो अपोनेंट है, ईरान को वो खिलाफत में रखते हैं, वो कहते हैं कि भई ये भी डिस्कार्डेड है, फारिग लोग हैं। तालिब तालिबान का और ईरान का जो टेंशन है, वहाँ बॉर्डर का इलाका है, जिसको लेकर टेंशन है, वो दिखाता है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम में जो तालिबान में सोच है, वो सारी की सारी उन्हीं की फेवर में जाती है। अच्छा, इस सारी बात का जो संदर्भ है, अगर मैं आपको लेकर चलूँ कहीं और, तो जब नेशनल सिक्योरिटी आई थी, है ना? जो नेशनल सिक्योरिटी आई थी की स्ट्रैटेजी आई थी अमेरिका की 2025 में, तो उसने क्या किया था? अब इस सारी घटनाक्रम को आप देखिएगा इस लहजे में जहाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, यानी ट्रम्प कॉन्ट्ररी टू मोनरो डॉक्ट्राइन, जो मोनरो डॉक्ट्राइन से अपने आप को जोड़ा गया था कि जो साउथ अमेरिका का इलाका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, और ये उस इलाके को हम कंट्रोल करेंगे। यू नो जो जो क्यूबा श्यूबा है, वेनेजुएला उनमें से एक है, ये तमाम इलाका, कैरिबियन का इलाका, वो सारा हम कंट्रोल करेंगे। उस इलाके में हमने पैर जमा के रखेंगे, वहाँ किसी को नहीं आने देंगे। वहाँ हम चाइना को नहीं आने देंगे, जैसे ही चाइना का इम्पैक्ट बढ़ रहा था वहाँ पे। तो और उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक में हम चाइना को फोकस करेंगे और भारत का सहयोग लेंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। जबकि ईरान को मैक्सिमम प्रेशर से रीजनल प्रॉक्सीज की कोई कमजोर किया जाएगा उनकी, और फिर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मुताबिक नॉन नॉन डिनाई नॉन हेमिस्फेरिक कॉम्पिटिटर्स, यानी वो कॉम्पिटिटर्स जो उस अमेरिकन हेमिस्फेयर के, वेस्टर्न हेमिस्फेयर के नहीं है, दैट इज चाइना फॉर एग्जांपल, या रशिया, उनको नहीं आने देंगे वहां। तो रशिया और चाइना को अलग अलग रखा जाएगा, यानी रशिया से तो कंपटीशन आपको बन सकता है, लेकिन इनसे नहीं। अब बात करिए कोर 5 की, C5 कहा गया था इनको, C5 यानी कोर 5 दिए। जब नेशनल स्ट्रेटजी अनाउंस हुई एनएसएस अमेरिका की, उसके साथ में एक और एनएसएस उनका जो है वो लीक किया गया, बताया नहीं गया, अखबारों को लीक किया गया। अब भाई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अगर लीक कर रहा है उनके अपने डॉक्यूमेंट को, तभी प्रेस के पास जाएगा। तो क्या हुआ, उसमें कोई क्लियर वर्ल्ड मैप नहीं दिया गया, लेकिन उस पर बड़ी डिटेल में चर्चा की गई कोर 5 की। कोर 5 कौन से हैं? अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, है ना? ये 5 क्षेत्र कोर 5 में गिने गए। अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, जापान। ये जो कोर 5 लीग था, ये कल्चरल ग्रुपिंग दिखाता था, यानी कि वो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का इलाका है उसको अमेरिका कंट्रोल करे, चाइना अपने आसपास का वो जो इलाका है पूरा जहां पे उसका डोमिनेंस बनता है वो कंट्रोल करे, रशिया अपनी तरफ का यूक्रेन फुक्रेन। अब जब देख रहे हैं ना, अमेरिका की जो पॉलिसी यूक्रेन को लेकर डमाडोल है, वो क्यों है? क्योंकि बेसिकली जो स्ट्रेटजी है वो ये कि रशिया अपने उस इलाके को कंट्रोल करे, भारत अपने इलाके को कंट्रोल करे। इनफैक्ट अगर आप उस मैप को देखिए, जो मैप उस समय पे लीक किया गया था, उसमें इंडिया जो है वो ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब उसी में आ रहा था, एक रंग में रंगा गया था उसको। क्यों? इसको इस इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस माना जाता है। तो कल्चर के बेस पर बेसिकली दुनिया को 5 भागों में बांटा गया था उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तहत, जो ट्रंप के यहाँ पर बनी, लेकिन वो उसको फॉर्मली कभी लीक नहीं किया गया, इनफॉर्मली प्रेस को लीक कर दिया गया, और उसको कभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ये हमने नहीं प्लान किया या हमारा कुछ नहीं इससे लेना देना, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। ओके, तो कल्चरल ग्रुपिंग दिखाई गई। वहां ईरान संकट से अमेरिकन जो हेमिस्फेयर है मजबूत हुआ, इंडो पैसिफिक फ्री रहा, और चाइना चाइना इसको क्या कहता है? चाइना इसको रिसोर्स कंस्ट्रेंट मानता है। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उससे ये अब जो कंपटीशन था ये शुरू हो चुका। मैं आपको बताऊं इसको लेकर, अगर थोड़ी सी और बात करूं आपसे मैं, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए इसको लेकर 5 इन रीजन्स को लेकर सीधे सीधे वहां पर बातें की गई।
और है क्या C5 में? अच्छा, फिर एक बात आती है, जो मैंने 5 क्षेत्र गिनाए, इनमें आप ज़रा देखिए यूरोप कहाँ है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई कि भाई इन 5 क्षेत्रों में आपने अमेरिका गिन लिया, यूएस गिन लिया, चाइना गिन लिया, इंडिया गिन लिया, रशिया गिन लिया, जापान गिन लिया, राइट? यूरोप कहाँ है इसमें? तो यूरोप को C5 में जानबूझकर साइडलाइन किया गया। आप देखिए ना, अब जो यूरोप के साथ हो रहा है, आपको समझ में आएगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। यूरोप को उस स्ट्रेटजी में जानबूझकर साइडलाइन किया था। आप देखिए प्रैक्टिकली भी अमेरिका साइडलाइन ही कर रहा है। यूरोप को हर रोज़ गाली देता है कि तुम हो कौन? साले हमारी वजह से खड़े हो। यही सबसे बड़ी राजनीति है जो चल रही है। C5 में यूरोप की जगह क्या है? C5 में ड्राफ्ट में अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान है। कोई यूरोपीय पावर नहीं है, कोई भी। कई एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये G7 को बाईपास करके और यूरोप को साइड स्टेज पे करने की ये कोशिश थी कि यूरोप को साइड करो, यूरोप इन साले किसी काम के नहीं है। अच्छा, जो लीक ड्राफ्ट था वो यूरोप को एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस कहता है। अब जरा समझिए इस बात को, वो यूरोप को एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस कहते हैं। वैसे बाय द वे मुझे भी लगता है कि यूरोप वाकई में इस समय एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस से जूझ रहा है। अच्छा, ये लीक ड्राफ्ट ये भी कहता था कि जो ईयू है उसको कमजोर और ये कमजोर है, डिवाइडेड है और रशिया से डील नहीं कर पाता। रशिया से ये ब्लॉक डील नहीं कर पाता है। ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही लगती है। अंदरूनी नैरेटिव क्या है? अंदरूनी नैरेटिव दोस्तों ये है कि बड़े फैसले C5 में होंगे। आप समझ रहे हैं? ये आने वाले समय की कहानी है जो मैं बता रहा हूं। बड़े फैसले C5 में होंगे। यूरोप बाद में खुद को एडजस्ट करेगा कि किधर जाना है, इधर रहना है, उधर रहना है, कहाँ जुड़ना है, किससे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। यानी कि यूरोप एक थिएटर है, एक्टर नहीं। यूरोप एक थिएटर है, एक्टर नहीं है। यूरोप को बेसिकली इस स्ट्रेटजी के तहत बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। उनकी कल्चर को, हालांकि आप ये देखिए, मार्को रूबियो ने अभी जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा, हम तो यूरोप के बच्चे हैं, और इस तरह की कहानियां सुनाई वहां पर। लेकिन मित्रों, चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, और यहां पर अब आप एक सिरे पर यूं ना जाइएगा कि कब ये बेसिकली जो फ्रेमवर्क है वो है क्या। ये फ्रेमवर्क सारे का सारा हिला देने वाला फ्रेमवर्क है, जो कि अभी ईरान, चीन, भारत और रूस के साथ हो रहा है। वो बेसिकली जो कुछ यहाँ हो रहा है, यानी जो कुछ भी ईरान, चीन और भारत, रूस, यहाँ सब कुछ जो हो रहा है, ये बेसिकली एक जिंदा प्लेबुक है। ये एक जिंदा प्लेबुक है जो 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 यहाँ पे हो रहा है। कांस्टेंट चेंजेस, और उनके जो इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग टर्म होने जा रहे हैं। सो मित्रों, इस सारे के सारे वेरिएंट से हम अगर अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, तो देखा ये जा रहा है कि असली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो थी वो वही बनकर सामने आ रही है जो बेसिकली लीक की गई थी, जिसको पब्लिकली रिलीज ही नहीं किया गया। मगर जो डिविजन्स दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं, जो व्यवहारिक रूप से अमेरिका कर रहा है ना, उसमें आप पाएंगे कि ये सारे खेल इसी तरह जाएंगे जैसे कि उस लीक की गई स्ट्रेटजी में थे। देखिए, गमान नाम की एक संस्था है जो पिछले 2025-26 के प्रोटेस्ट वगैरह हुए, उनमें उन्होंने एक सर्वे किया। तो बताया उन्होंने क्या कि जो इस्लामिक रिपब्लिक से बहुत बड़ी आबादी जो ईरान की है वो थक गई है, लेकिन अगला सिस्टम कैसा हो इसको लेकर वो लोग सारे के सारे कंफ्यूज हैं। यानी ईरान के अंदर 3 ताकतें हैं, एक सड़क, दूसरा मुल्ला नेटवर्क और तीसरा IRGC। ये 3 ताकतें वहां पे हैं। खमनेई के जाने से अभी तक एक जो ताकत सबसे मजबूत नजर आ रही है वो है IRGC, वो है जो सबसे मजबूत है। तो अंदर का निष्कर्ष क्या है? अंदर का निष्कर्ष ये है दोस्तों, रिजीम आपको तुरंत गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा ईरान में, लेकिन जो उसकी नेचर है वो ज्यादा मिलिट्री हार्डलाइन की तरफ झुकती नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि ईरान मिलिटरीली और ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ज्यादा हार्ड स्टैंस लेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर, शायद आपको थोड़ा सा जो बताना चाह रहा मैं आपको, कुछ महीनों से आप देखिएगा, मैं वापस आ रहा हूँ अपने C5 वाले मोड़ पे, कि पिछले कुछ महीनों से वॉशिंगटन, टोक्यो, नई दिल्ली और यहां तक कि बीजिंग और मॉस्को के बीच में ये कोर 5 यानी C5 घूम रहा है। आइडिया क्या है? मैं दोबारा से क्लियर करता हूं
कि अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, ये 5 देश मिले और मिलकर एक अनौपचारिक अनौपचारिक अनऑफिशियल सुपर क्लब बनाए, जो G5 की जगह पर असली पावर टेबल बन जाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, ट्रंप की टीम इस C5 के को लेकर एक बड़ा एजेंडा अपना जो है उस पर फोकस करना चाह रही है। यानी कैसे, मैं बताता हूं कैसे। मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी, यानी कि मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी क्या है? ईरान, इजराइल, सऊदीज, अब्राहम अकॉर्ड्स, ये है बेसिकली मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी। दूसरा मुद्दा क्या है? ग्लोबल सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी ऑयल, गैस और सप्लाई रूट्स। तीसरा, अमेरिका, चाइना और रशिया के बीच में एक कंट्रोल्ड कंपटीशन, कंट्रोल्ड कंपटीशन, खुल के नहीं, मतलब लड़ाई भी हो लेकिन जो सिस्टम है वो नहीं टूटे, सिस्टम चलता रहे लेकिन कंपटीशन भी होता रहे। ये है खेल जो बन रहा है अब इस समय पर। यानी ईरान वाला जो वार है इसमें कैसे फिट होता है, जो मैं कहानी आपको सुनाई 3 पॉइंट्स की, इसमें ईरान वाली जो बात है ये कैसे फिट होती है। देखिए, इस स्ट्राइक से अमेरिका क्या मैसेज दे रहा है? इस स्ट्राइक से अमेरिका मैसेज दे रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट में फाइनल आर्बिट्रेटर जो है वो अभी भी अमेरिका ही है। मिडिल ईस्ट में क्या होगा ये अब आज भी अमेरिका ही तय करता है। लेकिन सच्चाई दोस्तों क्या है, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि आप कहीं भूल न जाए, जब अमेरिका एक प्रोजेक्ट करता है अपने आप को, तो दरअसल उसके पीछे इसराइल होता है और हो वो रहा होता है जो आपको करता हुआ अमेरिका नजर आता है, करवाता पीछे से इसराइल है। दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना। मैंने आपको बार बार बात बताई है, अमेरिका की अपनी कोई मिडिल ईस्ट पॉलिसी नहीं है। मिडिल ईस्ट पॉलिसी इजरायली पॉलिसी का ही नाम है। जो इसराइल बनाता है मिडिल ईस्ट पॉलिसी, अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी वही होती है। फिर आगे देखिए कि सऊदी, यूएई और इसराइल, सभी को ये दिखा दिया गया है कि भाई अगर आप हमारे साथ हैं तो हम रिजीम चेंज तक जाने को तैयार हैं, वहां तक हम जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ चीन और रशिया को बड़ा साफ संकेत दे दिया गया है। वो क्या है कि जिस ईरान पर तुम लोग एनर्जी और जियो पॉलिटिक्स के लिए दांव खेल रहे हो, वहां की कुर्सी तुम कभी खींच दें, एक रात में खींच दें, और खींच दी। 24 घंटे नहीं लगे और ईरान में जो सत्ता की कुर्सी थी वो खींच ली गई, मार दिया गया उन लोगों को, ठीक है ना। यानी C5 का पहला लैब टेस्ट जो है वो मिडिल ईस्ट बन चुका है। मिडिल ईस्ट इज द फर्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ C5 बाय यूएस। और यूरोप का क्या? C5 का जो लीक था वो कहता है G7 आउट, C5 इन। मतलब यूरोप को सॉफ्ट पावर, रेगुलेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट वाला एक सेकंड रिंग बना दो, सेकंड रिंग। और असली सिक्योरिटी और एनर्जी का जो डिसीजन है वो कौन करेगा? C5, जो मैंने आपको बताया। आप समझ रहे ना यूरोप क्यों भाग रहा है आजकल इंडिया की तरफ? कहानी उनको भी समझ में आ रही है क्या हो रहा है ना। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर में यूरोप अकेला पड़ गया है। अकेला पड़ा नहीं है, अकेला कर दिया गया है, सच्चाई ये है। और ये अकेलापन जो है ये बेसिकली अमेरिका की ही पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और अब ईरान वॉर में भी आप देखिएगा असली फैसले जो है वो अमेरिका और इसराइल ले रहे हैं। बाकी सब बाकी सब स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई, बाकी सबका काम खाली स्टेटमेंट देना है। जो फैसले हैं वो तो अमेरिका और इसराइल ले रहे हैं। ये उसी लाइन में है जो मैं आपको इतने दिन से कह रहा हूं कि और कुछ नहीं है भाई, जो इसराइल कहेगा वही होगा। फालतू सब कहानी है, बाकी सब कहानी है, यू नो माया माया है बाकी सब। ईरान की जो स्ट्राइक है मित्रों, वो एक देश पर हमला नहीं है। ये C5 का जो नैरेटिव है उसका डेमोस्ट्रेशन है, ये उसका डेमो है। देखो, अगर 5 बड़े साथ बैठेंगे तो दुनिया के बाकी हिस्सों की कुर्सियां कैसे हिल सकती हैं, ये दिखा रहा है ये। भारत की चुप्पी इसका एक इशारा है। भारत क्यों चुप है ईरान के मुद्दे पर? क्योंकि वो C5 का हिस्सा है। फैसले C5 में हो रहे हैं, यही सच है। तो मित्रों, इस सारे में फिर बात क्या बनती है कि जरा देखिए, इस सारे लड़ाई में, पूरी लड़ाई में असली लूजर कौन है?
ईरान तो आपको सामने दिख ही रहा है, ईरान तो सामने दिख रहा है। सुप्रीम लीडर मारा गया, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हिट हो गए, मिसाइल, ड्रोन नेटवर्क सब भारी नुकसान हो गया वहाँ पे। लेकिन कई एनालिस्ट कुछ और कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं? असली नुकसान 2 और खिलाड़ियों को हुआ है और वो 2 खिलाड़ी हैं रशिया और चीन। रशिया के लिए ईरान उसका सैंक्शन ब्रेकिंग पार्टनर था, यानी ड्रोन सप्लाई कर रहा था रशिया को, मिसाइल्स दे रहा था, ऑयल स्वैप हो रहा था, यानी कि यू नो तेल के बदले माल, ये चल रहा था। लेकिन अब अगर ईरान अंदर से अनस्टेबल हो गया, हम्म, या आईआरजीसी जो है वो पूरी तरह वीटो मोड में चला जाता है, तो मित्र मॉस्को के लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर कम हो जाता है। चीन के लिए झटका और भी ज्यादा सीधा सीधा मुंह पे झापड़ वाली बात है। चीन ईरान का सबसे बड़ा ऑयल का कस्टमर था, लाखों बैरल रोज के हिसाब से ग्रे मार्केट में और डिस्काउंटेड क्रूड ये सब जा रहा था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हर तरफ उथल पुथल, चीन की जो एनर्जी सिक्योरिटी उस सब की मार है, यानी मजबूरन चाइना को रशिया पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। यानी कि अब वो रशिया जो है वो खुद वेस्टर्न सैंक्शंस में फंसा पड़ा है, उसके बावजूद चाइना को उसी पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। ऊपर से बीआरआई का एक बड़ा नॉड, यानी ईरान अब वॉर जोन बन गया है, यानी वहां से भी सप्लाई बंद। तो अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक आउटकम क्या बनता है इसमें? एक तीर तीन शिकार, एक तीर तीन शिकार। कैसे? तीन शिकार कौन से? ईरान की रिजीम को झटका, ठीक, रशिया का जो ऑयल नेटवर्क है झटका, और चीन का जो सस्ती एनर्जी बीआरआई का प्लान उसको भी झटका। एक ईरान के झटके से 3 खड़े हो गए। यही वो चीज है दोस्तों, यही वो चीज है जिसको कुछ एक्सपर्ट जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन कह रहे हैं, चाइना का फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन, या इनडायरेक्ट वॉर ऑन चाइना कहा जा सकता है। कि चीन पर आपको सीधे बम गिराने की जरूरत नहीं है, ये वाला बम होता है ना, आपने सप्लाई लाइन काट दी भाई की तेल की, तो आप मुझे बताइए इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए था। गया काम से। सीधे बम नहीं गिर रहे हैं बीजिंग पे, चाइना पर कोई सीधे बम नहीं गिरा रहा है, लेकिन वो जिन पार्टनर्स पर टिककर अपने सिस्टम को चलाता है उन पर वार हो रहा है। दैट इज व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट। भारत की ऐसे में पोजीशन क्या है, भारत के लिए रिस्क क्या है, भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? चलते हैं भारत अपने घर। सबसे पहले हार्ड फैक्ट, भारत की लगभग आधी मासिक ऑयल इंपोर्ट जो है हमारी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, यानी इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इन सबसे जो आती है वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, ठीक। यानी जो अमेरिका और इसराइल की जो स्ट्राइक्स है उससे ईरान का जो जवाबी धमकियां हैं उससे पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो खतरे में आ गया है। इसीलिए खबरें आ रही हैं कि भारत सप्लाई शील्ड बनाने के लिए, अपनी सप्लाई चेन जारी रखने के लिए 2 काम कर रहा है। एक, अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व और टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर भरोसा बढ़ा रहा है, यानी अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व। अब लोग हैरान हो गए, भारत अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जब रशिया से ऑयल ले रहा था और धनाधन ले रहा था और यूरोप को सप्लाई कर रहा था, उस समय पर वो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बढ़ा रहा था, अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा रहा था। और टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जिन लोगों से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ऑयल के लिए, एनर्जी के लिए, गैस के लिए, उनसे वो 20 साल 30 साल इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर जा रहा था। उससे उसकी सप्लाई चेन बनती है, एक दूसरा ये कि उसको रेट्स नेगोशिएट करने में आसानी मिलती है। फिर बैकअप के तौर पर रशिया और अमेरिका से भी क्रूड ऑयल खरीदने की प्लानिंग उसकी बनी हुई है भारत की। तो ये हमारे वो सप्लाई शील्ड बनाने के तरीके हैं। लेकिन यहाँ पेच क्या है? पेच ये है दोस्तों कि ट्रंप ने पहले ही रशिया से तेल खरीदने पर भारत पर 50% तक के टैरिफ की धमकी दी थी, लगाया भी था। बाद में कोर्ट का फैसला आया, डील्स हुई तो रिलीफ आ गया है। एक तरफ वो भारत को C5 के अंदर कोर पार्टनर बनाता है अमेरिका, तो दूसरी तरफ रशियन क्रूड पर प्रेशर रखता है। ऐसे में भारत के सामने 3 बैलेंसिंग एक्ट बनते हैं। 3 बैलेंसिंग एक्ट क्या है? अमेरिका जो कि सुरक्षा सिक्योरिटी पर बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी पर बात कर रहा है, इंडो पैसिफिक में भारत का पार्टनर बनना चाहता है। एक रशिया, दूसरा हमारा बैलेंसिंग एक्ट है जो सस्ता तेल दे रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई दे रहा है। और तीसरा चाइना, चाइना जो कि बॉर्डर पर तो हमारा अपोनेंट है, बॉर्डर पर हमारा दुश्मन है, लेकिन ट्रेड में सबसे बड़ा पार्टनर भी है।
आप जरा देखिए कैसा विरोधाभास है ये, लेकिन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, पर है, यही दुनिया है। ईरान वाला जो वॉर है, इसने भारत के लिए 2 बातें साफ कर दी हैं। वो क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो ओवर डिपेंडेंसी है, वो एक रिस्क है। ये बात भारत को साफ हो गई है कि भई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते। आप याद कीजिएगा, मैं आपको बहुत दिन से एक बात कह रहा हूँ, एनएसआर, नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट ये वो रूट है जो रशिया भारत को शामिल करके बनाना चाहता है, जो कि जोड़ेगा भारत को सीधे रशिया के जरिए यूरोप से। ये वो तरीका है जहाँ जिसके लिए वो सप्लाई अपनी टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है, आइस ब्रेकिंग शिप बनाने के लिए तैयार है। ये सारी बातें भारत के साथ हुई हैं, है ना? सो भारत के लिए क्लियर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म में हमको वैकल्पिक रूट्स, एनएसआर, हैं, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये चीज़ें, और डिफरेंट सोर्सेज पर, मल्टीपल सोर्सेज पर सीरियसली भारत को काम करना होगा। अगर C5 जैसा कोई फॉर्मेट वाकई में आकार लेता है, वाकई में शेप लेता है, तो भारत सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट नहीं, बल्कि कोर टेबल पर बैठने वाला प्लेयर बनेगा। कोर टेबल पर असली मेज पे बैठने वाला खिलाड़ी बनेगा। लेकिन इसकी कीमत, मेरे दोस्तों, समझिए, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। उसकी कीमत होगी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर प्रेशर। आप फिर इस C5 में बैठकर अपना राग अलग से नहीं गा सकते। आप फिर अपना राग गाएंगे बाकी 4 के साथ मिलकर। दैट इज द गेम यू हैव टू सी। यहीं पर भारत की जो क्लासिक पॉलिसी है, वो आपके सामने आती है। वो क्या है? ना पूरी तरह अमेरिकी कैंप में, ना पूरी तरह चीन या रूस के कैंप में, बल्कि अपने हिस्सों के हिसाब से मल्टी अलाइनमेंट। ये भारत की पॉलिसी रही है। ईरान क्राइसिस के बाद भी भारत यही करेगा, शायद यही करेगा। पब्लिकली सबको रिस्ट्रेंट की सलाह देगा, सारे बच्चों चुप हो जाओ, गुस्सा मत करो, नाराज मत हो, लड़ाई मत करो, ये सब कहेगा। और फिर प्राइवेटली अमेरिका से तेल भी लेगा, टैरिफ और टेक्नोलॉजी की डील भी करेगा। और ऐसे में आप ये देखिएगा, रशिया से हम अपना एनर्जी का बैकअप भी लेंगे कि भैया हम सबसे बात करेंगे, सबके साथ खेलेंगे, सारे बच्चे मिलके खेलेंगे। और चीन से व्यापार ऐसे का ऐसा जारी रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अप रहेगा, रखना भी चाहिए, क्योंकि भरोसा नाम की कोई चीज नहीं होती। द ओनली थिंग बाय विच यू कैन हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को चोट पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों पर भरोसा करना। भरोसा करने जैसी चीज नहीं होती कोई। आपको हार्ड फैक्ट सामने रखने चाहिए और देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है, उसकी क्या कैपेसिटी है। मैंने कल रात को भी ये बात आपसे कही थी, आपको तैयारी करनी होती है कैपेसिटी के खिलाफ, इंटेंशन के खिलाफ नहीं। इंटेंशन बदलती रहती है, ताकत या कैपेसिटी, उसके खिलाफ तैयारी होती है। तो आप किसी की नीयत बदल सकते हैं, किसी की नीयत बदल सकती है, लेकिन आपको समझना क्या होगा कि दरअसल उसके पास कितना जोर है, वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। जो जो वो कर सकता है पोटेंशियली, आपको उसके खिलाफ तैयारी करनी होती है। तो दोस्तों, आज की चर्चा से अगर एक लाइन आपको निकालनी हो तो वो ये होगी कि खुमैनी की मौत जो है, वो सिर्फ ईरान की खबर नहीं है, ये आने वाली दुनिया का ट्रेलर है। एक तरफ वॉशिंगटन में C5 जैसे आइडिया घूम रहे हैं, जहां अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान जो मिलकर G7 को रिप्लेस करेंगे, यूरोप को साइड स्टेज पे धकेलेंगे, ऐसी प्लानिंग हो रही है। तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ऐसे वार चल रहे हैं जो चीन, वार का मतलब घात, ऐसी चल रही हैं जो चीन और रूस की जो एनर्जी या उनकी जियोपॉलिटिकल फाउंडेशन है, नींव है, उसको हिलाने का काम करेंगे। तीसरी तरफ भारत जैसे देश के सामने चैलेंज ये बनता है कि इस नए पावर गेम में अपने इंटरेस्ट को कैसे बचाया जाए, कैसे सिक्योर किया जाए, बिना किसी एक कैंप में जाके फंसे हुए अपने आप को कैसे बचाया जाए। बारी आपकी है, अब आपको क्या लगता है ये बताएं। खुमैनी के बाद में क्या IRGC पूरा कंट्रोल ले लेगा या अंदर से कोई नया बदलाव आएगा? बताइए इन कमेंट्स में। ये भी बताइए, क्या C5 जैसा कोई सुपर क्लब बन पाएगा, वाकई में बन पाएगा, और फिर या ये कोई ऐसी ट्रंप स्टाइल का धमाका है, या फिर ये बात कागज पर ही आई गई हो जाएगी। और सबसे जरूरी सवाल, इस नए पावर गेम को भारत को किस तरह खेलना चाहिए, ये भी आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये
लगा हो, उपयोगी लगा हो ये एपिसोड दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि पूरे का पूरा कैनवस भी देखें। आइए मित्रों, मैं आपके कमेंट्स भी ले लेता हूँ, उनको भी शामिल किया जाना जरूरी है। और तो कमेंट तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं है शायद। गुड मॉर्निंग चंदन भाई, कृतिका बेटा नमस्ते। खुमैनी की न्यूज बिल्कुल सही है बेटा, साष्टांग दंडवत आपको भी है भाई। और सर ओके, हाँ सर, आप और जुनैद भाई ने बात की थी, हाँ अभय भाई बिल्कुल। और सर अब तो ये वॉर लंबी चलेगी शायद, हो सकता है चंदन, हो सकता है कि ये वॉर लंबी चले, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना चले। डिपेंड करता है कि आईआरजीसी कितना कंट्रोल करते हैं। मुझे लगता है कि आईआरजीसी पर ये लोग भरोसा करेंगे। आईआरजीसी में मैं समझता हूँ कुछ इजरायली तत्व मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि आपको अगर याद हो, लास्ट जब हमास के लीडर को मारा गया था ईरान में, उस समय पर आईआरजीसी को जो बंदा हेड कर रहा था, एक उन्होंने कमीशन बनाया था आईआरजीसी से, एक छोटी सी टीम बनाई थी, और वो उस टीम का काम था कि मोसाद के लोगों को ईरान में चेक करे कि कहाँ कहाँ है नहीं, अगर है तो कहाँ है, खत्म किया जाए। गेस व्हाट, उस टीम का जो चीफ था वही ईरान का, सॉरी वही इसराइल का एजेंट निकला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ईरान के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन है इसराइल का, वो बहुत तगड़ा है। वहां ये भी कोई नहीं जानता है कि आईआरजीसी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इसराइल के साथी हो, और अगर कहीं वो पावर में आते हैं तो आप जानते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। दुनिया में इस इलाके की जो शक्ल है वो बदल सकती है, ईरान का बिहेवियर बदल सकता है, कोऑपरेशन के पैटर्न बदल सकते हैं, कि ईरान इसराइल और अमेरिका के साथ कैसे चलेगा उसका पैटर्न बदल सकता है। कुछ ड्रामेबाजी भी हो सकती है कि भाई हम ऐसे बोलते रहेंगे, तुम वैसे बोलते रहो, लेकिन अंदर अंदर हम कुछ और करते रहे। ये सब चीजें पॉसिबल है। ये सब पहले अमेरिका करता रहा है, इस पाकिस्तान जैसे क्षेत्र में भी करता रहा है, आप जानते हैं। तो ये सब संभावनाओं के घेर में है, आने वाले दिन इसको और क्लियर करेंगे। अभय भाई हमारे कह रहे हैं कि कल ईरान की करेंसी और गिर गई, तो गिरनी है यार, गिरेगी तो कोई इसमें शक ही नहीं है, तो और क्या होगा। शायद आपका इशारा चाइना और रशिया है, मतलब किस बात से इशारा मेरा, कौन सी बात का इशारा आप कह रहे हैं अभय भाई। ओके सर, अब तो चाइना के लिए रशिया ही बचा है अपनी, बिल्कुल, और कोई रास्ता बचा ही नहीं है अपनी एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। रशिया को बहुत फायदा होने वाला है, मुझे तो ये दिख रहा है, बिल्कुल रशिया को फायदा भी होगा, बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। मैं नहीं जानता कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन ये कि अब रशिया अपनी शर्तें लगाए चाइना पे, कि भाई कल तक हम मजबूर थे, आज आप मजबूर हैं। आओ बात करते हैं। ओके, साहू जी गुड मॉर्निंग, एंड राम राम चिराग भाई। एंड देन अभय जी कह रहे हैं गुरु जी क्या आईआरजीसी अब खुमैनी के जाने के बाद में ऑल आउट लॉन्च कर सकता है? पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आईआरजीसी के अंदर जो आईआरजीसी के अंदर कितने लोग हैं जो मोसाद के हैं, है भी या नहीं, उस पर पॉलिसी डिपेंड करेगी। सर रशिया को अभी अपनी इंटेंसिटी बढ़ा देनी चाहिए यूक्रेन में, अब जब बिल्कुल, इनफैक्ट आप देखिए ना चंदन, कि आपने रशिया को तो एक्सक्यूज दे दिया ना फिर। अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कहीं पर रजीम चेंज कर रहे हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि अब वो कहे कि अच्छा चलो भैया, खमेनी को तुमने मार दिया, ये जेलेंस्की को हम निपटा देते। यू नेवर नो, आई एम जस्ट सेइंग, रास्ता तो खुल गया ना, रास्ता तो अमेरिका ही दिखा रहा है कि गेम खत्म करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ये भी तक तरीका है, आप लीडर को उड़ा दो, कहानी खत्म। आयशा बेटा नमस्ते। एंड देन बाबू भी, ओके आप भी आ गए, आइए आइए, वेलकम। नेवर अंडरस्टिमेट द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, योर तालियां ईरान के काम नहीं आई, वी वांट ऑयल एंड वी गेट इट चाइना। आई मीन चीजें एक दिन में नहीं तय होती दोस्त। और दूसरी बात ये कि जो मैं ईरान के लिए कह रहा था वो मैं आज भी कह रहा हूँ, कि ये तरीका अगर आइडियली देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि ताकत के खेल पर कोई कहीं भी जा सकता है, और अमेरिका अ, और सब कुछ हो सकता है दोस्त, इनविंसिबल नहीं है, इनविंसिबल नहीं है, ये कभी मत समझिएगा, है ना। कुछ बता दूंगा तो आप घबरा जाएंगे। इसलिए रहने दीजिए।
ओके, यू आई गॉड ब्लेस, ओके, आई डोंट नो व्हाट आई, इंडिया इन अमेरिका एंड इजराइल, गॉड ब्लेस, किदा, वेर इज, वेर इज सुपरसोनिक। यार क्या आप कल आंखें नहीं खुली थी क्या आपकी? सुपरसोनिक तो चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, तो अभी सपने मत देखिए, वो तो अभी भी चल रहे हैं। कल क्या ईरान में आग नहीं लगी? क्या क्या वो इराक में तुम्हारे आग नहीं लगी? कल वो तुम्हारा वो जो क्या है, इसराइल में नहीं आग लगी हुई थी? कल मिडिल ईस्ट में आग नहीं लगी हुई थी? क्या अमेरिका लगा रहा था वो आगे? कौन लगा रहा था? बाय द वे, हैव यू चेंज द रिजीम इन ईरान एज येट? क्या आई मीन, सार्कासिज्म करने से पहले समझ लीजिए कि आप खड़े कहाँ हैं और क्या बात कर रहे हैं। और बाय द वे, अब कल को अगर यूक्रेन ने को फोड़ा रशिया ने, तुम्हारे तुम्हारे प्यारे जेलेंस्की को, फिर आप क्या कहेंगे? कल को अगर चाइना उठा, उसने ताइवान पे हमला किया, तब आप क्या कहेंगे? टॉक सेंस ब्रदर, टॉक सेंस। जो प्रिंसिपल आपके लिए लागू होते हैं वही दुनिया के लिए लागू होते हैं। ये वर्ल्ड पावर्स की गेम है, इतना जल्दी मतलब उछला करो भाई, इतनी जल्दी नहीं चीजें चलती। और जी बेटा, खमनी किल्ड, Russia will betray China, I guarantee you. You don't have to guarantee me. I know that. I know that. I'm very sure of that. And they should. रशिया ने जो कुछ कर रखा है चाइना का, उसके बाद में उनको बेटर करना ही चाहिए कल तक। और बाय द वे, कोई भी पॉलिसी जो है वो परमानेंट थोड़ी होती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कल तक रशिया की जरूरत थी, आज रशिया ऊपर जा रहा है, रशिया के ऊपर आज चाइना डिपेंडेंट है। कल रशिया का फायदा जो है लिया है चाइना ने, अब वो रशिया भी कर सकता है। रशिया ने हमारा भी फायदा लिया था, विक्रमादित्य वाला जो शिप हमने जब खरीदा था, हमारा फायदा नहीं लिया है क्या? जब 5th जनरेशन हम बना रहे थे तो हमारा फायदा नहीं लिया है क्या? जिसका जहां पर जोर चढ़ता है फायदा लेता है लोग। आप जिस अमेरिका का गाना गा रहे हैं, उस अमेरिका का वो जो कौन है, लुबनिक, क्या कहा था उसने? 2 महीने में मोदी आएगा और ट्रंप के सामने खड़ा होगा, ट्रंप फैसला करेगा। कुत्ते की तरह घूम रहा है तुम्हारा वो लुबनिक यहाँ पे, कॉमर्स सेक्रेटरी, कुत्ते की तरह से। कल भी इंडिया ने कोई डील नहीं साइन की है, बगल में खड़ा होकर साइन कर रहा, वो क्या कर दांत निकाल रहा था, वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से बोलते हैं ऐसे बात? तुम और तुम्हारा अमेरिका जूते की नोक पे रखते हैं तुम्हारे से अमेरिका को भाई। मेरी बात सुनो, इस लायक ही होते हैं ना तो दुनिया में इज्जत होती। रहने दो, आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के जूते चाटे, ऐश करें, मजे करें। हमने बराबरी की दोस्तियां करनी होती हैं, जूते नहीं चाटने होते। ग्रेट अमेरिका अपने पास रखो, हम अपनी इंडिया की ताकत पे जीते हैं। आप जहां भी हैं खुश रहें, कहानी मत सुनाए हमें। सर आप ये सिया सुन्नी वाले एंगल को कैसे देखते हैं? सऊदी वाले तो खुशी होंगे, उनका राइवल लीडर मारा। हाँ, पर क्या उससे सऊदी वाले बच रहे हैं? और क्या सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट की फंडिंग में सऊदीज के हाथ नहीं रहे? है ना? तो बेसिकली डरना तो सऊदीज को भी है ना। कल मैंने जो अमेरिकन जो सऊदी ऑफिशियल का बयान आपको सुनाया था कि भाई हमारे यहाँ जब हमले हो रहे थे, हमने अमेरिका से मदद मांगी थी, अमेरिका गायब हो गया था, अमेरिका तो नहीं आया हमारे बीच में। अमेरिका सिर्फ अपने लिए काम करता है, अपने इंटरेस्ट में काम करता है। इसराइल वाला किस्सा और है, एक बड़ी जो ज्यूश वहां लॉबी बैठी हुई है, अंदर उसके यहाँ जो दामाद बैठा हुआ है वो भी ज्यू अंदर बैठा हुआ है। नथिंग रॉन्ग विद दैट। मैं चूंकि इसराइलियों का दोस्त रहा हूँ, इसराइली मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे अपने कुछ रिलेशन हैं इसराइल में, तो इसलिए मेरे अपनी बायसेस में वो बातें अपनी जगह जायज़ है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको मोरल ग्राउंड पे देखना होता है, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे देखना होता है, और इन दोनों चीज़ों का कम से कम अमेरिका से तो कोई लेना देना नहीं है, ना डेमोक्रेसी का, ना किसी मोरालिटी का, ना किसी ऐसी चीज़ का। अमेरिका ओवरनाइट बदलता है, हमेशा बदलता है, और अमेरिका आपकी तरफ आ रहा है, आपके लिए नहीं, वो अपने इंटरेस्ट में आ रहा है, उनके अपने इंटरेस्ट है, जियो इंटरेस्ट है, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। हम सबने फायदे लेंगे जो हमें लेने। हमने हमारे साथ को भला नहीं कर रखा है, जी के इंजन आज भी लेट ही आ रहे हैं, 414 का अभी तक गारंटी नहीं हुई सप्लाई। सो यू सी, वी नो देम। हमारे जो ड्रोन है MQ-9B अभी तक लेके बैठे हुए, पैसे पेमेंट जा चुकी है, 2025 में आने थे, आज 26 हो रही है, अभी तक कुछ नहीं आया है।
बाबूजी दिला दें, कौन है बाबू, बाबूई जो भी है वो, आप दिला दें नहीं? पैसे मार के बैठे हैं महाराज, 5 साल हो चुके हैं, एक नहीं आया अभी तक। लास्ट ईयर दिसंबर में आना था, बातें करते हैं। इंडिया विल गेट ऑयल फ्रॉम रशिया, यूनाइटेड स्टेट दोगे? यूनाइटेड स्टेट हमको किस रेट पे दे रहा है भाई? आप compete कर सकते हैं रशिया से हमको? आप जिस ट्रंप का गाना गा रहे हैं, दिला दो उससे तेल, तो मैं पता लगे आप भारतीय हैं कोई। डोंट गिव स्टोरीज बॉस, वी आर जस्ट थ्रोइंग अवे गंडेरी, सो दैट आप चुप रहे और हम रशिया से माल लें, और हम वही कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं माननी किसी की। Middle Eastern countries, nothing going to happen to oil prices. What is your guarantee, yaar? Who are you? What is your guarantee? What nonsense. तन्मय अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, यू थिंक पाकिस्तान पर भी अटैक होगा? यार आज तो नहीं, बट यू नेवर नो, देर इज समथिंग वेरी वियर्ड गोइंग ऑन। एक्चुअली जहां पाकिस्तान की बात आप करते हैं, देर इज समथिंग वेरी वियर्ड गोइंग ऑन। अफगानिस्तान पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इज सटली बैकिंग पाकिस्तान। ये बाबू जी साहब बताएंगे क्यों कर रहे हैं, है ना? तो आप समझ रहे हैं, they are backing Pakistan. How long will they do that? Why will they do that? Is not sure. At the same time, इसराइल जो है, इसराइल के लिए मैंने आपको बताया अफगानिस्तान से बैकिंग की आवाजें आ रही हैं। थर्डली आप ये देखिए, पाकिस्तान को चिंता वहां हो रही है, पाकिस्तान में इसको लेकर ऑलरेडी चिंता चल रही है। जो हेक्सागन अलायंस की जो बात आई है, वहां पर आप ये देखिए, ये जो सुन्नी एलिमेंट को ऐड किया गया है, दिस इज वेरी न्यू। आई वाज एक्चुअली कंप्लीटली सरप्राइज्ड, बट इट मेक सेंस। एंड देन आप फिर ये देखेंगे, इट डज मेक सेंस, इट ऑल काउंट्स। फिर आप ये देखिए कि जो बाकी के लोग इकट्ठे किए गए हैं उस अलायंस में, वो कौन है उस अलायंस में? एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट अलायंस। कौन है वो अलायंस में? साइप्रस, ग्रीस, दोनों को ही चिंता किससे है? टर्की से। टर्की क्या है? सुन्नी सपोर्टर, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इधर वही एलिमेंट आते हैं पाकिस्तान, वो क्या कर रहे हैं? टर्की, सऊदी, पाकिस्तान, ये पीछे ये भी कोशिश कर रहे थे कि इनका आपको डिफेंस पैक्ट हो जाए। जाहिर है टर्की वहां से भाग गया, टर्की सऊदी से याद कर रहा है, अब पाकिस्तान उसमें नहीं है, जो उनका चल रहा है खेल अलग ही। इजिप्ट वगैरह को भी शामिल कर रहे हैं बीच में। चिराग पटेल भाई, जय श्री राम। एंड तो इसलिए जो तन्मय आपकी जो बात थी कि मुझे लगता है आपको ये गांठ अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा खुलने में कि ये किधर जाएगी। आई समहाउ फील कि कुछ चेंज हो रहा है अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान को तो आप गोली मारी है, तो पाकिस्तान को तो लोग टेम्परेरी गोली देते हैं ना, जैसे ट्रंप देता है, कुछ दिन के लिए टॉफी चुसा देगा कि लो ग्रेट जनरल, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ये वो न जाने। उसको तो सुपरलेटिव से नीचे कोई बात ही करनी नहीं आती ना, हर बात में सुपरलेटिव ही यूज करता है, कंपैरेटिव कोई होता ही नहीं है। तो इसलिए लेट्स सी हाउ इट गोज, बट इट कैन वेरी वेल बी सो एज यू सेड। मैंने आपको बताया कि ये बात पहले हो चुकी है, जहां इसराइल ने बात कही है, नेतन्याहू भी रिकॉर्ड पे है कहते हुए कि नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान। यू नेवर नो व्हाट इट गोज। महेश जी, ये जो अमेरिकन एम्बेसडर है बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं यही कि जो अंदर की पॉलिटिक्स है, जो जो ट्रंप की अपनी पॉलिसी है? देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं लाभ भाई, जो खुलकर बाहर नहीं आती हैं, इन द सेंस कि असली पॉलिसी कौन सी होती है? वो पॉलिसी वो होती है जो फाइलों में ही दबी रह जाती है, पब्लिकली अनाउंस ही नहीं होती है। हमें और आपको तब पता लगती है जब वो एग्जीक्यूशन में आ जाती है, सामने नजर आ जाती है। जो ये कल्चरल आपको मैंने स्फीयर बताए 5, जिनमें दुनिया को बांटा जा रहा है, आप जरा देखिए क्या सब कुछ उसी लाइन पे नहीं हो रहा है? नेशनल सिक्योरिटी कोई और बोलती हो, लेकिन दरअसल हो वो रहा है जो इरादा है। दुनिया को इस समय एक नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, आपको ये समझना होगा। ये जो सर्जेयो साहब घूम रहे हैं यहाँ पर, वो उसी का एक हिस्सा है। वो व्हाइट हाउस की और ट्रंप की जो विचारधारा है उसके लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। ओके, आगे चलकर भारत के साथ भी ये गेम हो सकता है चाइना के जैसे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए आप देखिए कि भारत अपनी रणनीति अपने आप अपने तय खुद बना रहा है। हमारे यहाँ कोई, हम भी कोई बच्चे नहीं बैठे हुए यहाँ पे, हमें पता है कि अमेरिका कैसे कैसे खेल खेलता रहा है। तो हमको अमेरिका के नाम पर हाय अमेरिका, ये बेवकूफी करके हम देख चुके हैं ना पिछले दिनों।
ट्रंप के आने के बाद हमने क्या-क्या झेला है, हमें पता लग गया ना। कनाडा देखिए अब कैसे आ रहा है। तो अब दुनिया क्या कर रही है? दुनिया किसी एक पे निर्भर नहीं हो रही है, मल्टी अलाइन्ड हो रही है, सबके साथ रिलेशंस बन रहे हैं। चीज़ों में को नई शक्लें दी जा रही हैं और अब लोग किसी एक महाशक्ति के भरोसे नहीं बैठेंगे, ये भी समझ लीजिए। एक और बात जान लीजिए, ये जिनको अपने हथियारों पर गर्व है, आने वाले दिनों के जो हथियार आ रहे हैं, वो न सिर्फ सस्ते होने जा रहे हैं, बल्कि ये जो बड़े-बड़े हथियार हैं, इनकी ऐसी की तैसी करने जा रहे हैं। सो आप हथियारों की तरफ भी ध्यान रखिएगा। आने वाले दिनों की जो लड़ाई है वो शायद इस तरह के हथियारों से और ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन चल देता है कहीं भी या गेराल्ड फोर्ड आ जाता है कच्चे बनियान बंद करके, तो ये सब आने वाले दिनों में आपको कम नजर आएगा। इसकी जगह जो हथियार लेने जा रहे हैं वो उन देशों से आएंगे जहां पर टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा होगा। लोगों को उनके घरों से निकाला नहीं जा रहा होगा पकड़ पकड़ के, जैसे अमेरिका से निकाला जा रहा है। तो यू नो ओके, आइए, आईआरसीसी लंच होने वाला है सर। क्या मतलब? ओके, सर अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, अच्छा डिफेंस सिस्टम से तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, अच्छा और अभी बनेगा। अभी जब हमारे क्वांटम रडार्स बाहर आएंगे आप फिर देखिएगा, ये जो फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन की बातें हो रही हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस बचेगी ही नहीं आने वाले समय में। जो नए रडार्स आ रहे हैं, अगर ये टाइमली इनको डिटेक्ट करने लग जाते हैं, तो आप मुझे बताइए फिर काहेगा फिफ्थ, काहेगा स्टेल्थ, काहेगा क्या? नहीं। अ, अभी जो भारत ने बनाया है शिप शिप को मारने वाला जो मिसाइल बनाया है हमारे डीआरडीओ ने अभी अभी, आप जरा सोचिए तो सही, वो मैक 7-8 पे आ रहा है। कौन से सिस्टम रोकेंगे उसको? और वो है ही नेवल जो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी चीजों को फोड़ने के लिए। सेठी कहता है, ऋषभ भाई कह रहे हैं सऊदी के साथ में डिफेंस पर एक सिग्नल था इंडिया के लिए, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, पर हुती सऊदी इस पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान को जाना पड़ सकता है। सऊदी का डिफेंस पर यमन, हाँ, ये मैंने आपको शायद कल परसों में बताया भी था कि सऊदीज़ का पीछे एक लेटर भी निकल कर आया था जब इन्होंने अफगानिस्तान को लेकर उनसे बात करने की कोशिश की, तो एक लेटर वहाँ से निकल कर आया जिसमें कहा गया कि भई हमने आना-वाना कहीं नहीं है, ये जो हमारा जो आपका एग्रीमेंट है वो यमन तक लिमिटेड है, यमन तक लिमिटेड है। तो वही बात जो आप कह रहे हैं। अ एंड ऑफ इस्लाम इज स्टार्टेड, यू आई यू क्या है, आई यू आई एंड लेटर आर विल कम टुगेदर। ओके, 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 आपका प्रोडिक्शन। ओके, दादा, मोदी क्यों चुप है तब से? क्या मोदी को सब कुछ पता था? बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था, कोई शक ही नहीं। खुमैनी मारा जाने वाला है, ईरान पर हमला, एब्सोल्युटली, आई हैव नो डाउट इन माय माइंड, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, एब्सोल्युटली ट्रू, कोई क्वेश्चन नहीं। वन स्टेप टुवर्ड्स पीस इंटरनेशनल, इंशाल्लाह। होप सो, होप सो, आई होप सो, अल्टीमेटली तो होना ही है। रवि शर्मा रवि कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान की जनता तालिबान के विरोध क्यों नहीं करती है? बहुत सारी जनता तो यार भाग चुकी है जो वहाँ विरोध करती थी, है नहीं? बहुत सारे मारे जा चुके हैं। और फिर डर की अपनी एक भाषा होती है रवि, डर की अपनी एक भाषा होती है। और जो शासनवाद चल रहा है वो कब से चल रहा है? पीढ़ी निकल गई है यार, तो कौन करेगा? जो लोग वहाँ बचे हुए हैं वो पैदाइश के बाद से जिए ही इस तरह से हैं, बाकी तो कोई बचे ही नहीं ना। उनको खुली हवा में अगर सांस लेने को मिली हो, उनको पता हो कि जो दूसरी दुनिया है वो कैसी होती है, तो बात हो ना। आप देखिए जो इनके क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो बाहर निकल आते हैं, क्या वो कोई वापस जा रहे होते हैं? कभी नहीं, है ना? अ, ये क्या है, कह रहे हैं खमनी भस्मम क्या बात है। खमनी नॉट वेंट अलोन, ही टुक with him first class leadership with him, but when attack happened this was meeting going on Khamenei। ओके, ये तो इसमें व्हाट्स न्यू यार? आप बार बार कहते हैं गारंटी यू, व्हाट डज इट मीन यू गए और गारंटी? बट भैया तुमको कौन हो आप? आपका नाम भी नहीं जानते हम लोग। आई गारंटी यू। आई एम सॉरी, आई मीन योर रिस्पेक्ट इज ऑल गुड, बट ऑनेस्टली यू शुड फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपका तो नाम तक नहीं पता। आई मीन दैट्स नॉट अ नेम दैट आई नो। सो इन यू नो हैव मर्सी यार।
डेमोक्रेसी आएगी ईरान में? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक। अमेरिका भी नहीं चाहेगा वहाँ डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम होती है यार, डील करने में उनको। दादा, ब्रिक्स के पार्टनर पर हमला हो गया है और ब्रिक्स चुप है, क्योंकि ब्रिक्स का काम नहीं है। ब्रिक्स इज नॉट अ सिक्योरिटी अलाइनमेंट भाई। चुप है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। और क्या ब्रिक्स इन मामलों में फेल हो गया है? ब्रिक्स इन मामलों में कभी था ही नहीं। मैंने कहा ना, ब्रिक्स इज नॉट अ सिक्योरिटी अलाइनमेंट। शिवली, नमस्ते शिवली, कैसे हो तुम? यार बहुत दिन तक गायब हो जाते हो, एकदम गायब। और जब आते हो तो ऐसे धमाके से आते हो, कुछ कहना क्या। ओके। डेमोक्रेसी के नाम पर तो रिजीम चेंज होती है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा खुश तो रजा पहलवी होगा, बिल्कुल होगा। कौन वो अपना नंबर लगा रहा होगा कि मुझे कोई ले जाए? मुझे लगता नहीं कि होगा, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। नमस्कार धनंजय भाई। एंड दादा, पाकिस्तान का भविष्य क्या है? न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट होगा? अरे आगे पीछे तो होना ही है, आगे पीछे तो होना ही है। दैट्स द फ्यूचर। इसके बिना दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा कबाड़ी है दुनिया का। हेड ऑफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड एंड टॉप किल्ड इन, बिल्कुल वो तो होना ही था। स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। महेश शर्मा जी, राम राम। सर तरार बहुत बोल रहा था, इसकी आवाज तो वैसे ही बंद है, लेकिन ये अब बोले ना अपने उस मुल्ला रिजीम के लिए, जिसको बड़ा फेवर करता हो। इनका कोई दीन ईमान नहीं होता बड़े भाई, है ना। ओके सर, ये अगर C5 बनेगा तो यूएनएससी में जो यूके फ्रांस है, उनको निकाल निकाल के इंडिया जापान को देना चाहिए परमानेंट सीट। चंदन, मुझे तो ये भी लगता है कि यूएन भी बच पाएगा या नहीं। अमेरिका की फंडिंग बहुत सारी जगहों को कम हो चुकी है उसकी, है कि नहीं। आई डोंट थिंक कि यूएन का कोई लंबा चौड़ा फ्यूचर है, जब तक कि वो खुद को रीऑर्गेनाइज ना करे, और रीऑर्गेनाइजेशन का भी कोई दूर दूर तक चांस है नहीं। लेट्स सी हाउ इट गोज। खुमैनी को ईरानी में कितना सपोर्ट है? आई डोंट थिंक ज्यादा है। आई डोंट थिंक। उनको ये बुरा लग रहा है, ये नहीं है कि जो लोग बाहर सड़क पर रो रहे हैं कि उनको खुमैनी से कोई चिंता है। उनको ये है कि अपने देश की चिंता है। ये बहुत प्राउड लोग हैं, ईरान वाले बहुत प्राउड लोग हैं दोस्त। एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, पूरी एक सिविलाइजेशन है उनके पीछे 5,000 साल की। तो आप समझिए इस चीज को, दे आर वरीड अबाउट देयर कंट्री। दे डू नॉट वांट कि एक खमेनी का शासन जाए और अमेरिका का शासन आ जाए। जी नहीं, वो ये नहीं चाहते हैं। और जो जहां पर कंफ्यूज है अमेरिकी ईरानी ईरानी पब्लिक, क्योंकि बहुत दिनों से शासन चल रहा है, कंफ्यूज है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसी का कोई हाइब्रिड हमको चाहिए या हमको डेमोक्रेसी चाहिए। ये जो क्लैरिटी नहीं है उनके पास, दैट इज व्हाट इज ब्रिंगिंग IRGC मोर इनटू फोर। धनंजय भाई कह रहे हैं कि ये खुमैनी और गुड वन। एक्चुअली मित्रों, ये जो आपने बात कही ना धनंजय, बात हंसने की क्या, लेकिन दरअसल सीरियस मामला है। जब आपकी किसी से बातचीत चल रही हो तो लोग ये मान कर चलते हैं कि भाई बातचीत कर रहे हैं, बातचीत डेवलप हो रही है, जो आप चाहते हैं, अगर हमने वो सारी शर्तें मान ली है ना, तो ये बात अब अबू ये क्या थे, वो जो थे वो बताएंगे ना, कि फिर आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं अगर आप पीस की तलाश में हैं। तो ईरान ने तो जितनी आपने शर्तें कही, आपने उनसे ज्यादा वो मान रहे हैं। 1.5% पर यूरेनियम को एनरिच करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? दे विल एग्री। अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव गया हुआ है जिनेवा में, वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, फ्रूटफुल बातचीत हुई है। जो ओमान का रिप्रेजेंटेटिव वो कह रहा है फ्रूटफुल बातचीत हुई है, ईरानी कह रहा है फ्रूटफुल बातचीत हुई है, वहां हमला हो रहा है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव कोई और है, ऑब्जेक्टिव कोई और है। और ये ऑब्जेक्टिव इनके हमेशा अलग ही होते हैं। ये इरादे करते हैं, बाकी सब झांसे देते हैं, बातचीत की गार्ब में हमले करते हैं। अजय तिवारी जी नमस्कार। रतन टाटा जल्दी चले गए, नहीं तो उनको ईरान। रतन टाटा जी हमारे अपने देश के लिए जो कर गए वही बहुत है यार। क्या ईरान की लीडरशिप वॉर चालू रखेगी? अभी तक यही कहा जा रहा है, अभी तक जो आवाजें आ रही हैं वो यही है। IRGC कह रही है लड़ाई जारी रहेगी। ऋषभ गुलाटी कह रहे हैं कि ईरान पार्लियामेंट स्पीकर कॉल्स US एंड इजरायली लीडर्स फिल्दी क्रिमिनल्स हु विल फेस डेवास्टेटिंग ब्लोज। पॉसिबल, पॉसिबल। दे आर नॉट ओवर एज येट। मैंने कहा ना, ये C5 वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन जापान इकोनॉमिकली अच्छा है, लेकिन मिलिट्री में
उसका कुछ नहीं है। ऊपर से पॉपुलेशन क्राइसिस भी उनका अलग है। हाँ, चंदन ये बात सही है, लेकिन मिलिट्री में वो ऑलरेडी काम करना शुरू हो गए हैं। पहले उनके ऊपर रोकें थी, वो खुद भी रोक लगाए रखे थे अपने ऊपर, अब उन्होंने अपने आप को खोल लिया है। तमाम बातों के बीच में एक बात कभी मत भूलिएगा, जिसको कुछ ऐसे लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेरिका की चमचागिरी करते हैं, उनको समझ में नहीं आएगी। इज़राइल पब्लिकली अनाउंस कर चुका है कि हम अगले 10 साल में अपनी डिफेंस को लेकर जो डिपेंडेंसी है अमेरिका पर, उसे खत्म करना चाहते हैं। वो अपने आप को बैलेंस कहाँ करना चाहते हैं उसमें आकर? भारत से। वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे, मिलकर चीज़ें डेवलप करेंगे, मिलकर चीज़ें बनाएँगे। अगले 10 साल में हमको अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हथियारों को लेकर, वो खत्म करनी है। सो देयर यू आर। चीज़ें समझिए, जो लोग खुश हो रहे हैं, उन्हें जल्दी नहीं खुश होना चाहिए। मानवता का इतिहास, इंसानियत का जो इतिहास होता है, वो एक दिन में नहीं लिखा जाता है। समाजों के इतिहास दसियों साल में बनते हैं। रशिया के मजे हैं सर। His fuel prices are going up. रशिया won't help ईरान, he is already in a conflict। बिल्कुल। चाइना मेरे ख्याल से सिर्फ हथियार दे सकता है, पर उसके चाइना के फ्यूल के लग गए, बिल्कुल लग गए, तगड़े से लग गए। सही बात है। एंड देन ईरान अली नरजानी, ये क्या है? अ टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल विल सून बी फॉर्म्ड एंड न्यू लीडर विल बी सिलेक्टेड। ओके, हाँ, अच्छी बात है। एंड देन चंदन जी क्या कह रहे हैं? हमारे चंदन जी कह रहे हैं ट्रंप को तो मिड टर्म इलेक्शन के पहले पहले इंडिया से डील करनी है, इसलिए पूरा लगा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर क्या पता हेक्सागोन अलायंस में अफगानिस्तान को भी क्या बात है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट, मेरे ख्याल से ईरान का कुछ हाथ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बिजी है। फिर उसका लैंड ईरान के खिलाफ यूज नहीं हो सकता। ईरान नोज पाकिस्तान इज अ मर्सनरी स्टेट। ओके, ओके। ऋषभ जी क्या कह रहे हैं? दादा, अमेरिका किसी न्यूक्लियर कंट्री पर अटैक नहीं करेगा। वो अपोजिशन की खरीद सकता है, डीप स्टेट स्ट्रेटजी पर काम कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये बात आपकी मानता हूँ। न्यूक्लियर कंट्री पर अब चाइना से वो डायरेक्टली लड़ाई तो मोल ले भी नहीं सकता है, एक्चुअली ले भी नहीं सकता है, क्योंकि उनकी नेवी ऐसी नहीं कोई मारा मारी वाली बात है। उनकी नेवी अच्छी खासी है अमेरिकन नेवी को कंपटीशन देने के लिए, और इनके पास नेवी के अलावा और कोई चारा नहीं है चाइना पर दबाव डालने का। तो दे कांट कम्पीट। इसीलिए ये इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा करेंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करेंगे चाइना को। दैट इज हाउ इट इज। सर अगर ईरान में से ईरान ने उसका एक एयरक्राफ्ट कर दिया, गिरा दिया, चाइना और रशिया गंगा नहा लेंगे। बिल्कुल सही बात है। आई टोटली एग्री। एंड यू नेवर नो, यू नेवर नो। वही ना यार, क्या बात है, गजब है भाई। चीमा का भाई है शायद, चीमा भी गारंटी देता रहता है। हाँ, वो कहता ट्रस्ट मी ब्रदर, ट्रस्ट मी। ओके। गुरुजी, मेरे एक रिलेटिव है इजराइल में, जो बोल रहे थे इजराइल वाज वेटिंग फॉर मोदी टू लीव फ्रॉम इजराइल। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, मैंने भी अपने शो में कही थी ये बात, कि जब तक मोदी जी वहां है तब तक हमला नहीं होगा। ये बात मैंने आपको कही थी, इसी शो में कही थी। लैंड इन इंडिया, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। डिसेप्टिक्स, आई हैड अ सेंस ऑफ इट, मुझे इसका अंदाजा हो रहा था कि ये उस लाइन पर जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का तो नाटो जैसे डिफेंस पैक्ट दोनों कंट्री में हमला हुआ है। किसी एक दूसरे को, अरे छड्डो पर है, कौन सी हेल्प किसी की, कोई किसी की मदद। भैया ऐसा है, जिसको मरना होता है ना, जिसको स्वर्ग देखने का शौक हो, डिसेप्टिक्स, जिसको स्वर्ग देखने का शौक हो, उसे खुद ही मरना पड़ता है। है ना? आगे चलिए। जी हर्ष अग्रवाल जी, राम राम। पवन सिंह जी हमारे साथ में हैं। पवन सिंह जी क्या करें? कह रहे हैं सर, जब भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रशिया गए होते हैं, जाने वालों तो कुछ जगह से मैंने सुना फिर जाने वाले शहबाज शरीफ रशिया जाने वाले। अब न जाने कौन सी नई जंग शुरू होएगी। yesterday was the worst day in history of अवध 27th। और ये क्यों हर्ष भाई? अभी ये अवध का जिक्र कहां से आ गया और क्यों आ गया? क्यों भाई बताओ, अवध को क्या हो गया, ये तो बताओ। एनीवे, सो
दोस्तों, आप सारे बहुत सारे लोग साथ में हैं, 44 लोग। आप में से जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कर लीजिएगा काइंडली। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जस्ट टू हैव टाइम। अगर आपके और कोई कमेंट हो, क्वेश्चंस हो, आई एम हियर। अदरवाइज मेरे पास कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताएँ। अच्छा, ओके, ओके। अच्छा, ओके। खबरी वाज़ फ्रॉम अवध, ओके, गुड। सो मित्रों, मैं यही चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ना किया तो कर लें। कोई बात हो और आप करना चाहें, कोई सवाल उठाना चाहें, कोई क्वेश्चन उठाना चाहें, तो आपका स्वागत है। मैं आपका वेट कर सकता हूँ 1 मिनट और फिर हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके कमेंट खत्म हो गए हैं। तो सर, अगर इंडिया C5 नहीं जॉइन करता तो क्या? नूपुर, यार ये हाइपोथेटिकल सवाल है। अब हाइपोथेसिस का मैं क्या करूं? लेकिन मित्र, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे पास कोई कारण नहीं है कि भारत क्यों नहीं ज्वाइन करेगा। क्योंकि अगर आपको चेंज लाना है दुनिया में, अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आपको उस मेज पर बैठना ही होगा जहां पर हॉट सीट पर आप बैठेंगे, तभी आप फैसले कर पाएंगे। आप खाली अपने आप को विश्व गुरु कहते रहिए, उससे दुनिया नहीं बदलती। देन यू शुड बी पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लीग ऑफ द नेशन, जहां पर ये फैसले होते हैं। अगर आपको विरोध भी करना है, अगर आपको वहां जाकर अपोज भी करना है किसी बात को, तो वहां बैठ कर आप अपोज करिए ना। अपनी बात को आप कहेंगे, दुनिया सुनेगी। आपको अगर अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना है, तो गुट छोड़ने से कुछ नहीं होता है। गुट का मेंबर रहते हुए अपनी बात कहने से होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, नूपुर। आई डोंट थिंक देर इज एनी पॉसिबिलिटी दैट इंडिया विल रिफ्यूज दैट। 72 कम मत कर देना कोई। I know we are all distracted right now, but take note, India is building a new military airfield on Sandaman Nicobar. Good. It is important. It is very important. Wow. क्या है ये? वुड वीआरओ? देखें आपने, यार खाली समझ रखा है। रात के 2 बजे तक मैं मिला हूँ। चिराग, प्लीज, यू सेंट मी, आई सी दैट, आई टोल्ड यू। रात के 2 बजे तक मैं ऑनलाइन था। उठा हूँ, चाय पिए, ये रहा चाय का कप। अभी चाय पी के आपके साथ बैठ गया हूँ। आई बीन टॉकिंग ऑन दिस। There are things to do, भाई। It's a difficult time we are living in right now. सर, इंडियन शिया किसे सपोर्ट कर रहे हैं? इंडियन शियाज हैव ऑलवेज बीन विद इंडिया। इंडियन शियाज हैव ऑलवेज बीन विद इंडिया। आई एम प्राउड ऑफ देम। सर जी नमस्कार। विक्रम सिंह जी नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। कोई कमेंट हो जरूर कीजिएगा। नमस्कार तो ठीक, पर सिंह साहब, अगर कोई सारे मुद्दे पर कोई कमेंट हो आपका, अगर आपने प्रोग्राम देखा है, जरूर बताइएगा। OPEC plus means oil production increase in the shadow of war. Interesting, because this is very interesting. Because इसके बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना? भाई, आपका ख्याल है, आपको लगता है, आप ना मानिए। मैं कम कर रहा हूं आपसे मानने के लिए। आपका आपको आपका 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 अपना ख्याल है। आप महान है। हु विल लीड ईरान नाउ आफ्टर खमेनी? कोई नहीं जानता। अभी वो तय होना है, डिसेप्टिक्स। तो डिसेप्टिक्स, इट्स अ डिसेप्शन। कौन लीड करेगा आने वाले दिनों में? ऑलराइट मित्रों, मैं लेता हूं आपसे इजाजत, क्योंकि हो गया है 1.5 घंटा, है ना? मगर आप यकीन रखिए, अब से कुछ ही देर में, बहुत जल्दी मैं आऊंगा। अभी 1 कप चाय मैंने पहली पी है। मैं जनरली 2-3 कप चाय सुबह पीता हूँ, तो अभी दूसरा कप बनाता हूँ और फिर विल गो अहेड। जुनैद भाई को बुलाओ, बनाओ ना इसको मैंने। जुनैद भाई बेचारे, कल वो देख रहे होंगे, द्रोण गिरा द्रोण गिरा। मैं कोशिश करता हूँ, आज बात करता हूँ कि आज रात को लेकर आऊँ उन्हें। देखता हूँ आज रात को जुनैद भाई को लेकर आऊँ। मजा आएगा। उस वीडियो में मिसाइल देखने को मिल उस वीडियो में मिसाइल दिखने को